हम लोग नज़र डालेंगे कि किस तरह से आप ऐसे के बारे में प्रिपेयर कर सकते हैं, ऐसे के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ में इंश्योर कर सकते हैं कि आप अपना स्कोर को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। ऐसे राइटिंग की अगर हम बात करते हैं तो आपको सबसे पहली जो चीज़ सीखनी है वो है द नोशन ऑफ ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब है कि कम से कम शब्दों में, जितना ज़्यादा हो सके वो कम से कम शब्दों का प्रयोग करके अगर आप कंसाइज वे में अपनी बात को बता देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ब्रेविटी कहते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं आपको एसे राइटिंग हो गया, प्रेसी राइटिंग के लिए तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपको क्रिस्प और कंसाइज वे में सब कुछ बोलना है रादर दैन मेकिंग इलोंगेटेड सेंटेंसेस। जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि टुडे वाज अ वेरी हॉट, टुडे वाज एन एक्सेप्शनली हॉट डे, आई वांटेड टू हैव आइसक्रीम, इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम कह देते हैं टुडे वाज अ वेरी वार्म डे, तो वो ब्रेविटी का यूज हो जाता है। मतलब कि रादर दैन राइटिंग 2 और 3 सेंटेंसेस हम कम से कम शब्दों में वही आइडिया को कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ऐसे राइटिंग के लिए ब्रेविटी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ये ऑफ कोर्स एक कार्टून कैरिकेचर है जो बता रहा है कि स्पेसिफिक होना जरूरी है। जब एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को कह रहा है कि आई मिस यू मॉर्निंग, नून एंड नाइट, तो वो कह रही है दिस इज टू वेग, मेक इट स्पेसिफिक। तो अब जब वो स्पेसिफिक बताता है तो आई मिस यू एट 8:15, 11:45, 9:36, तो ये ऑफ कोर्स एक कार्टून है, लेकिन इसका कहने का ये मतलब है कि आपको जितना ज़्यादा हो सके आपको कंसाइज और स्पेसिफिक रहना है अपनी पूरी की पूरी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, कंपल्सरी इंग्लिश लैंग्वेज जो कंपोनेंट होता है उसके लिए। कंसाइज रहना ज़रूरी है, स्पेसिफिक रहना ज़रूरी है, आपको बीट अबाउट द बुश कभी भी नहीं करना है और बड़े बड़े सेंटेंसेस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, इलोंगेटेड सेंटेंसेस का प्रयोग नहीं करना है। जितना ज़्यादा हो सके क्रिस्प सेंटेंसेस लिखिए, छोटे सेंटेंसेस लिखिए, शॉर्ट सेंटेंसेस लिखिए, वो आपकी राइटिंग को और भी ज़्यादा अपीलिंग बनाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी ही पड़ेंगी और ये न सिर्फ ऐसे के लिए बल्कि अदर राइटिंग्स के लिए भी ज़रूरी हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं ऐसे राइटिंग की, तो आज हम ऐसे राइटिंग में एक जो प्रिंसिपल सीखेंगे वो है मैक जे प्रिंसिपल। आप जब एक ऐसे लिख रहे होते हैं तो आप भिन्न भिन्न भांतियाँ, आप भिन्न भिन्न लोगों को मतलब आप भिन्न भिन्न लोगों को समझ सकते हैं ताकि आप प्रोसेस को समझ पाएं। और जब भी हम बात करते हैं आपको एक तो मैक जे प्रिंसिपल याद रखना है ऐसे राइटिंग में, और साथ ही साथ में आपको याद रखना है कंटेंट, स्ट्रक्चर एंड स्टाइल का प्रिंसिपल। तो ये दोनों चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब भी आप ऐसे राइटिंग की बात करते हैं। और मैकजे प्रिंसिपल क्या है, CSS प्रिंसिपल क्या है, कंटेंट, स्ट्रक्चर, स्टाइल का, वो हम आगे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अब जब हम बात करते हैं मैकजे प्रिंसिपल की, तो जब आपको पहले टॉपिक मिलता है, ज़्यादातर एग्जाम्स में ये देखा जाता है कि एक टॉपिक दिया जाता है आपको, क्वेश्चन ऐसे का जो होता है उसमें 5-6 टॉपिक्स दे दिए जाते हैं। तो एक तो आपको वाइजली सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा टॉपिक आप उसके बारे में लिख पाएंगे, किस टॉपिक के ऊपर आप 200 या 250 शब्द का लिख सकते हैं ऐसे। ज़्यादातर ये 200 या 250 शब्दों में ही आपको ऐसे लिखना होता है, कई कई बार 300 शब्दों में भी आपको ऐसे लिखना पड़ता है। ये ज़्यादातर 20 मार्क का होता है पर ऐसे, तो आपको इसीलिए अच्छी तरह से अपने स्कोर्स को मैक्सिमाइज करने के लिए अच्छा ऐसे लिखना जरूरी है। आपको सबसे पहले मैडमैन की तरह खोजना है, सर्च करना है अपने दिमाग में कि उस टॉपिक के मेन आइडियाज क्या हैं। कम से कम 4 या 5 मेन आइडियाज, और ये हम आगे जाके देखेंगे भी, आपको खोज लेने हैं, आपने समझ लेने हैं, ताकि आप अच्छी तरह से उन्हें 4 से 5 पैराग्राफ्स बना सके जो आपका 250 से 300 शब्दों का ऐसे बन जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं इस स्टेज पर मैकजे प्रिंसिपल की, अगर हम बात कर रहे हैं तो पहला हम कह रहे हैं कि मैडमैन की तरह आपको टॉपिक के बारे में खोजना है। तो यहाँ पर एट दिस पॉइंट आपको स्ट्रक्चर के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मल ओवर द टॉपिक। आप टॉपिक के बारे में सोचिए, टॉपिक के बारे में 4 से 5 पॉइंट्स निकालिए। जो 4 से 5 पॉइंट है वो अल्टीमेटली आपके 4 से 5 पैराग्राफ्स बन जाएंगे। एक मेंटल ड्राफ्ट बनाइए, क्योंकि ये मेंटल ड्राफ्ट आपकी काफ़ी मदद करता है बाद में आपको एक स्ट्रक्चर देने के लिए, एक ऑर्डर देने के लिए। तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, लाइक अ मैडमैन आप खोजते रहिए, कोई लॉजिकल ऑर्डर नहीं होना चाहिए। आप सोचिए कि उस टॉपिक के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, क्या क्या आपको पता है, ताकि आप 4 से 5 कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रेडी कर सकें जो कि आपके 4 से 5 पैराग्राफ बनेंगे ऐसे के। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि एक जो ऐसे होता है वो
बेस्ट तभी माना जाता है जब वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑफर करता है। अगर आप एक ही चीज को सपोर्ट कर रहे हैं और उसी एक पॉइंट ऑफ व्यू का विवरण कर रहे हैं तो वो ऐसे सही ऐसे नहीं, अच्छा ऐसे नहीं माना जाएगा। लेकिन एक ऐसे जिसमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होंगे तो आपको काफी ज्यादा ओपन एंडेड रखना है, और इसके बारे में हम आगे जाके और देखेंगे। आपको आपके एग्जाम्पल शीट्स में भी मिलेंगे कि किस तरह से आप ओपन एंडेड एसेज लिख सकते हैं। तो एक ऐसे आपको इस तरह से लिखना है जो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को ऑफर कर सके, और साथ ही साथ में कंटेंट में बहुत ज्यादा रिच होना चाहिए। आपका जो कंटेंट है वही आपके ऐसे की असली पहचान है, इसलिए जितना ज्यादा आप वेल रेड होंगे उतना ही बेटर होगा आपके लिए। साथ ही साथ में स्ट्रक्चर होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं एग्जामिनर्स कहते हैं कि बच्चे ने बहुत अच्छा ऐसे लिखा लेकिन उस ऐसे के अंदर स्ट्रक्चर मिसिंग था। एक तो उन्होंने इंट्रोडक्शन अच्छी दी, इंट्रोडक्शन को हम कहते हैं हुक, उन्होंने हुक अरेस्टिंग दी, उन्होंने हुक अच्छी दी, लेकिन एंड में जाते जाते क्या देखा गया था कि बच्चों ने अब्रप्ट एंडिंग दे दी, जिसकी वजह से एक तरह का क्लोजर नहीं आया। तो आपका स्ट्रक्चर बहुत जरूरी हो जाता है। अब्रप्ट एंडिंग आपने कभी नहीं करनी है, आपने अच्छी तरह से कंक्लूजन देना है। तो स्ट्रक्चर भी जरूरी है, कंटेंट भी जरूरी है, और जैसा कि हम लोगों ने कहा कि आपको CSS को अच्छी तरह से मास्टर करना पड़ेगा। और CSS की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, ये है कंटेंट। आपका फोकस कंटेंट पे होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या ऑब्जेक्टिव है आपके ऐसे का, आपका ऐसे क्या कन्वे करना चाहता है, आपका ऐसे का उसी तरह का फ्लो बनेगा। साथ ही साथ में कंटेंट, क्या क्या एग्जाम्पल्स आप दे रहे हैं वो जरूरी हो जाता है। स्ट्रक्चर किस तरह का है, इसमें यहाँ पर आपको याद रखना है समथिंग विच इज कॉल्ड द सैंडविच प्रिंसिपल। जस्ट लाइक आपके सैंडविच में आपकी ऊपर टॉप ब्रेड होती है, लोअर ब्रेड होती है और बीच में आप फिलिंग डालते हैं, तो उसी तरह से ही आपका ऐसे होता है। आपका इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, आपकी कंक्लूजन अच्छी होनी चाहिए, और साथ ही साथ में आपकी बॉडी जो है वो ज़रूरी है। तो स्ट्रक्चर के लिए आपको सैंडविच प्रिंसिपल को याद रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ में स्टाइल, क्या आपने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है, क्या आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, क्या आपने क्रिस्प सेंटेंसेस का प्रयोग किया है, आपका स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या है। ये 3 चीज़ों पे ही एक्चुअली आपके सारे एसेज इवैल्यूएट होते हैं, वो इंटरनली इवैल्यूएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द CSS प्रिंसिपल। अब अगर हम मैकजे प्रिंसिपल पे दोबारा आ रहे हैं तो मैडमन की तरह आपने सोचना है उन टॉपिक्स के ऊपर, और उन टॉपिक्स से आपने पॉइंट्स निकालने हैं। उसके बाद अगर हम ए पे आते हैं तो आपको आर्किटेक्ट की तरह एक माइंड ड्राफ्ट बनाना है कि क्या लॉजिकल ऑर्डर होगा। आपने बकेट्स बनानी है कि ये मेरी इंट्रोडक्शन में जाएंगे, ये पॉइंट्स जो 4-5 पॉइंट्स आपने मैडमन के स्टेज पे निकाले थे, और उसके बाद ये मेरे जाएंगे बॉडी के अंदर, और फाइनली ये पॉइंट्स जाएंगे मेरी कंक्लूजन पे। ये आगे जब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे तो ये आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि आपने एक माइंड ड्राफ्ट बनाना है जो कि एक लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज़ होता है। तो मैकजे प्रिंसिपल में दूसरी भूमि जो आपने निभानी है वो भूमि होगी आपके आर्किटेक्ट की। अब अगर हम बात करते हैं एज एन आर्किटेक्ट, आपने बकेट करने अपने थॉट्स के लॉजिकल ग्रुपिंग में, जैसा कि हम लोगों ने कहा ये इंट्रोडक्शन में जाएगा, ये बॉडी में आएगा, ये कंक्लूजन में आएंगे, ये पॉइंट्स जो आपने पहले स्टेप में निकाले हैं। ये याद रखिएगा कि एक पैराग्राफ एक पॉइंट कन्वे करना चाहिए। काफ़ी बार हम देखते हैं कि इवैल्यूएटर्स, एग्जामिनर्स कहते हैं कि एक बच्चे ने एक पॉइंट कोई और पैराग्राफ में बोल रखा है और उसका एग्जाम्पल किसी और पैराग्राफ में दिया है, तो वो लॉजिकल ऑर्डर नहीं होता है। और इस स्टेज पे आपने आउटलाइन देनी है, और आप अभी भी गैप्स रखने की लेकिन आप गैप्स रख सकते हैं ताकि लेटर अगर आपके दिमाग में कोई और पॉइंट आता है आप उसे ऐड कर सकते हैं। आपको याद कर रखना है, जैसा कि हम लोग कह रहे हैं, इफेक्टिव राइटिंग में आपका CSS प्रिंसिपल जरूरी हो जाता है, तो इसको आपने याद रखना है, ऑर्गेनाइज करना है, और मैक्सिमम इम्पैक्ट होना चाहिए आपके ऐसे का। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो आपको सेग्रीगेट करना है पैराग्राफ्स बाय आइडियाज़, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। हर एक पैराग्राफ एक आइडिया कन्वे करना चाहिए, आपकी एक ओपनिंग, बॉडी एंड कंक्लूजन होनी चाहिए, और साथ ही साथ में जो आपकी इंट्रोडक्शन है, टॉपिक सेंटेंस है, वो हमेशा टॉपिक का विवरण करना चाहिए। आप टॉपिक को कभी मत भूलिएगा। कई बार हम देखते हैं बच्चे ऐसे राइटिंग शुरू करते हैं तो कहीं और चले जाते हैं, किसी और टॉपिक पे चले जाते हैं। यू विल ऑलवेज हैव
टू बी अवेयर, यू विल ऑलवेज हैव टू बी कॉग्निसेंट अबाउट द टॉपिक। आपको टॉपिक के बारे में कॉग्निसेंट रहना है, अवेयर रहना है और उसे बार बार इनकॉर्पोरेट करते रहना है, तो ये ज़रूरी हो जाता है। और साथ ही साथ में आपका जो बॉडी है उसमें फैक्ट्स डालिए, उसमें एविडेंस डालिए, उसमें एग्जाम्पल्स डालिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और कंक्लूजन के लिए आप सब सारी चीज़ों को इनकैप्सुलेट कीजिए, जस्ट लाइक कैप्सूल के अंदर आपका सारा मेडिसिन का जो ट्रीटमेंट का जो उपचार है वो होता है, सिमिलरली आपके एंडिंग में भी आपको सब कुछ इनकैप्सुलेट करना है। आपने सारी की सारी समरी लेनी है, आपने कंक्लूजन अच्छे से देना है, कभी भी अब्रप्ट एंडिंग नहीं करनी है। अभी तक अगर हम बात कर रहे हैं मैकजे प्रिंसिपल की, तो हम लोगों ने कहा कि पहले आपको टॉपिक मिलते ही आप मैडमैन की तरह टॉपिक के ऊपर जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में सोचेंगे, फिर आप आर्किटेक्ट की तरह एक मेंटल ड्राफ्ट बनाएंगे कि लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज़ क्या होगा। आप बकेट करेंगे उन आइडियाज़ को जो आपने पहले स्टेज पर अपने माइंड ड्राफ्ट में बनाए कि ये मेरा इंट्रोडक्शन बनेगा, ये मेरी कंक्लूजन बनेगी और ये मेरी बॉडी होगी। साथ ही साथ में थर्ड स्टेज पे अगर हम आते हैं तो हम बात करते हैं कारपेंटर की। एज अ कारपेंटर जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आप अपना पहला ड्राफ्ट बना सकते हैं और यहाँ पर जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उनको पहले लेके आते हैं। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, पैरेलल स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक पैराग्राफ एक आइडिया को कन्वे करना चाहिए। और साथ ही साथ में अगर आप यहाँ पर कहीं पे भी रुक जाते हैं तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आप चिंता मत कीजिए, आप आगे लिखते रहिए, ताकि आप देखेंगे कि जब आप लिखते रह रहे हैं तो आपके ऑटोमेटिकली दिमाग में कोई ना कोई लॉजिकल फ्लो आ रहा है। और एक बुरी बात ये भी है कि अगर हम बीच में रुक जाते हैं इसका मतलब है कि हमारी रिसर्च कहीं ना कहीं, हमारी प्रेपरेशन में जो है कमी रह गई है। हम ऑफ कोर्स आपके प्रैक्टिस भी हम आपको दे रहे हैं उसमें भी हम कई तरह के टॉपिक्स को कवर अप करेंगे ताकि आपको प्रॉपर प्रेपरेशन मिल जाए और आप एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले सारे टॉपिक्स को अच्छी तरह से करके जा पाएँ। साथ ही साथ में एडिटिंग के बिना आपने बिल्कुल जल्दी से इनको सारी चीज़ें लिख लेनी है कारपेंटर की स्टेज पे। अब अगर हम बात करते हैं आपके मैकजे प्रिंसिपल का, तो कारपेंटर के बाद हम आते हैं जज के ऊपर। जज जो है ये पॉलिश्ड पीस देता है। आप देखते हैं कि सारा ये आप सैनिटी चेक कर रहे हैं, एक तरह का आप चेक कर रहे हैं कि क्या आपने ग्रामर ठीक लिखा है, क्या आपने कोई स्पेलिंग एरर तो नहीं कर दिया है, कोई अननेसेसरी वर्ड है तो आप उनको हटा देते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप उनको एम्पलीफाई कर रहे हैं, आप उनको बढ़ा रहे हैं, आप उनको अंडरलाइन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सब कुछ अच्छे से है कि नहीं, और आप टोन एंड एक्यूरेसी को चेक कर रहे हैं। तो ये जो जज है, जस्ट लाइक द ड्यूटीज ऑफ अ जज, ये बहुत ज़्यादा चेक कर रहा है ग्रामर सही है, स्पेलिंग एरर्स तो नहीं है, कोई अननेसेसरी वर्ड्स तो नहीं है, और टोन कैसी है, एक्यूरेसी कैसी है, वो सारी चीज़ें ये चेक कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि मैकजे प्रिंसिपल काफ़ी मददगार रहता है। आप पहले आइडियाज़ को ढूंढेंगे, उसके बाद आप आइडियाज़ को बकेट करेंगे, फिर आप अपना ड्राफ्ट लिखना शुरू करेंगे एंड अल्टीमेटली आप हमेशा अपनी राइटिंग को रिवाइज करेंगे, रिव्यू करेंगे, और तभी आप देखेंगे ये अगर आप सारी के सारे स्टेप्स अपने प्रैक्टिस के टाइम पे भी अप्लाई करते हैं तो ये आपका सेकेंड नेचर बन जाएंगी और आप एग्जामिनेशन हॉल में भी कम से कम टाइम में इफेक्टिवली एक बहुत सुंदर सा ऐसे लिख पाएंगे, जिसको आपके स्कोर्स को इम्प्रूव करेगा। अब अगर हम प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं तो अगर हम एक टॉपिक लेते हैं विमेन एम्पावरमेंट, अब आप देखेंगे कि कई बार अब जो आपके प्रैक्टिस सेट्स भी हम लोगों ने बनाए हैं उसमें जो टॉपिक्स हम लोगों ने दिए हैं, आप ऑफ कोर्स अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप रीच आउट कर सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस सेट्स भी हैं वो ऑलमोस्ट उस तरह से हैं कि आपको अगर कोई और टॉपिक भी आ जाता है तो आप अगर बाई चांस ब्लैंक हो रहे हैं तो भी आपके पास कोई कॉन्टेंट हो, उस तरह से स्ट्रक्चर किया है। विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण जो है, ये टॉपिक काफ़ी वेज में पूछा जाता है, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है विमेन एम्पावरमेंट ग्लोबली, विमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन टू गेट विमेन इन द लेजिस्लेचर, व्हाट हैव बीन द कंट्रीब्यूशंस ऑफ विमेन। मतलब कहीं तरह से आपको महिलाओं के ऊपर या महिलाओं की इमेंसिपेशन के लिए या महिलाओं को इक्वल स्टेटस देने के लिए कोई भी टॉपिक आता है तो जो आप इस टॉपिक के ऊपर लिखते हैं, ये आपके पीडीएफ में इसका सोल्यूशन भी है, तो आपको और भी अच्छी तरह से पता चल जाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करते हैं और अगर हम अपना मैकजे प्रिंसिपल को यूज कर रहे हैं तो मैडमैन की तरह हम पहले क्या करेंगे,
हम सारे के सारे पॉइंट्स को लिख लेंगे। विमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हम पहले आप बोलेंगे एज अ मैडमैन कि ए ग्लोबली वी आर लिविंग इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर मेल डोमिनेंस ज़्यादा है, हेड ऑफ द फैमिली एक मेल माना जाता है, एक पेट्रियार्क माना जाता है। तो हम कैसी सोसाइटी में रह रहे हैं, हम पेट्रियार्कल सोसाइटी में रह रहे हैं, इसीलिए ज़रूरत है कि विमेन को अच्छी तरह से एम्पावर करा जाए। सेकेंडली अगर हम देखते हैं विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, तो विमेन एम्पावरमेंट में ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो सकता है कि क्यों जरूरत है विमेन एम्पावरमेंट की, क्योंकि हम लोग एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं। लेकिन अभी मैडमैन के ओर से अभी हम स्ट्रक्चर पे नहीं आ रहे, अभी हम सिर्फ पॉइंट्स लिखेंगे। महिला सशक्तिकरण क्या है, ये है। तो अगर हम क्या कह रहे हैं व्हाट इट इज, तो व्हाट इट इज कैन बी वन पॉइंट। व्हाई इज महिला सशक्तिकरण इंपॉर्टेंट, क्यों महिला सशक्तिकरण इंपॉर्टेंट है, ये मेरा दूसरा पॉइंट हो सकता है मैडमैन के लिए। तीसरा पॉइंट ये हो सकता है व्हाट इज द करंट सिनेरियो, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वुमेन एंड व्हाट इज द करंट सिनेरियो। फिर मेरा एक और पॉइंट हो सकता है व्हाट स्टेप्स नीड टू बी टेकन, और क्या स्टेप्स लेके आने हैं ताकि एक अच्छा सोसाइटी बन सके। अब मैडमैन ने मेरी मदद कर दी और मैडमैन ने मेरे को कहा कि मुझे आंसर करना है अपने ऐसे के थ्रू, एक तो व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट, फिर मुझे आंसर करना है व्हाई इज वुमेन एम्पावरमेंट नीडेड, फिर मुझे मेंशन करना है व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ वुमेन, फिर मुझे मेंशन करना है व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स दैट आर रिक्वायर्ड। अब अगर हम आते हैं दूसरी कैटेगरी पे जो कि है हमारी आर्किटेक्ट की कैटेगरी, तो आर्किटेक्ट क्या करेगा, आर्किटेक्ट कहेगा कि हाँ स्ट्रक्चर में अगर हम कर रहे हैं तो व्हाट इज विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स इशू, राइट। और अगर हम बात करते हैं तो हम लोग कह रहे हैं ठीक है ये ग्रुपिंग सही है, मे बी हम लोग स्टेप्स जो हैं हम लोग लिख सकते हैं व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स। तो इसी तरह से आपके आर्किटेक्ट ने बकेट कर दिया कि व्हाट इज विमेन एम्पावरमेंट, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज द करंट सिनेरियो, ये टुगेदर हो सकता है, एंड कंक्लूजन में स्टेप्स एंड व्हाट कैन बी डन, और ऊपर आपने पैराग्राफ में क्या कहा। तो आपका जो आर्किटेक्ट है वो बताता है कि किस तरह से आप अपने, ये आप देखेंगे ज्यादातर आपका मैडमैन और आर्किटेक्ट टुगेदर वर्क करेगा आपके एग्जामिनेशन हॉल में, तो ये ऑफ कोर्स आपको याद रखना है। अब एज अ कारपेंटर अगर आप स्टार्ट कर देते हैं तो आप कहेंगे विमेन एम्पावरमेंट कैन बी नैरोड डाउन टू लुकिंग एट विमेन एम्पावरमेंट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो आप कह रहे हैं कि अगर हम इसको नैरो डाउन कर रहे हैं एंड हम विमेन एम्पावरमेंट को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो ये बेटर रहेगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपने एग्जामिनर को पहले ही एक नैरो विजन दे दिया है, आपने उनको बता दिया है कि आप किस तरह से इस टॉपिक को एक्सप्लोर कर रहे हैं। साथ ही साथ में आप जब लिखना शुरू करते हैं तो आप लिख सकते हैं कि किस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट व्हाट इट इज, दिस इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच वांट्स टू गिव इक्वल राइट्स, व्हिच वांट्स टू गिव इक्वल प्रोटेक्शन टू वुमेन इन द पेट्रियार्कल सोसाइटी। वुमेन को पेट्रियार्कल सोसाइटी में इक्वल राइट्स मिले, ये इस पूरे के पूरे मुहिम की ज्यादातर ये मुहिम चाहती है, राइट। सो वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया इज अ कॉम्प्लेक्स issue. Women empowerment is important because we live in a patriarchal society. Women empowerment wants to give women equal status so that women can live an independent life, an economically independent life with self-respect and dignity. तो ये आपने elaborate कर दिया कि women empowerment है क्या, और अगर आप बात करते हैं तो आप ये आपने what का आंसर दे दिया। Why it is needed? It is needed because we live in an unequal society. अभी हम कौन सी सोसाइटी में रह रहे हैं, we living in an unequal society. inequality है यहाँ पर, and because inequality है therefore we need to remember that we need women empowerment. हम लोग क्या कह रहे हैं कि because inequality है there is inequity मतलब कि एक तरह की हम लोग equal नहीं है सब, because inequity है इसीलिए हमें women empowerment की जरूरत है। women are considered to be second class citizens. women को क्या बोला जाता है ज्यादातर, women are considered to be second class citizens. therefore women empowerment is important because we want them to be treated as equal citizens, right. यहाँ पर आप examples भी दे सकते हो. for example you can talk about that this problem has been prevalent in the society for the past several ages. For example, if we look at John Stuart Mill had written about the same thing
200 ईयर्स अगो जॉन स्टुअर्ट मिल जो था, जॉन स्टुअर्ट मिल ने 19th सेंचुरी विक्टोरियन एज में लिखा था सब्जुगेशन ऑफ विमेन, और सब्जुगेशन ऑफ विमेन में ही इज टॉकिंग अबाउट द नीड टू एम्पावर विमेन, सब्जुगेशन ऑफ वुमेन। तो इस तरह से अगर आपने 2-3 जो लिटरेचर के थ्रू या कोई टेक्स्ट जो पढ़े हैं विमेन के ऊपर, या फिर आप बात कर सकते हैं 2-3 फेमिनिस्ट राइटिंग्स की, तो विमेन एम्पावरमेंट पे आप अपने पीडीएफ में ये सोल्यूशन भी देख सकते हैं। आपको 2-3 टेक्स्ट पता होने चाहिए, जितना ज़्यादा वेल रेड होंगे करंट सिनेरियो के बारे में उतना भी बेटर रहेगा, राइट। किस तरह से विमेन को एडुकेट करना इंपॉर्टेंट है ताकि उनका सेकेंड क्लास स्टेटस ना रहे, और साथ ही साथ में करंट सिनेरियो क्या है, करंट सिनेरियो ये है कि येस वी आर सीइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन पॉलिटिक्स, yes we are seeing representation of women in the corporate sector, however still a lot needs to be done because we are having a skewed sex ratio। अभी भी जो हमारा सेक्स रेशियो है वो बहुत ज़्यादा skewed है क्योंकि महिलाएं बहुत कम है मेन के मुकाबले में, तो वी हैव अ स्क्यूड सेक्स रेशियो। करंट सिनेरियो ये है कि इवन दो वी हैव विमेन लीडर्स, इवन दो वी हैव विमेन पॉलिटिशियंस, इवन दो हमारे पास विमेन है जो कि है हमारे लेकिन वो पॉलिटिक्स में कहीं और में, लेकिन फिर भी स्क्यूड सेक्स रेशियो है। और जो स्टेप्स हमें लेने हैं, एडुकेशन इज द सिंगल इम्पॉर्टेंट रेमेडी, राइट। एडुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें एक इंश्योर करना है कि विमेन को हम एडुकेट करते हैं, साथ ही साथ में आपको फाइनेंशियली विमेन को एम्पावर करना है। फाइनेंशियली यू नीड टू एम्पावर विमेन, अलोंग विद दैट यू नीड टू इंश्योर कि आप विमेन को फाइनेंशियल नॉलेज दे रहे हो। कितनी बार हम देखते हैं आजकल विमेन अर्न करने लग गई हैं, लेकिन एक तो वो करियर ब्रेक्स ले लेती हैं बिकॉज वो या तो बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसी की वजह से करियर ब्रेक आ जाता है। लेकिन हमें विमेन को एम्पावर करना है एंड इंश्योर करना है दैट प्रॉपर स्टेप्स आर टेकन। सो मे बी देयर कैन बी थिंग्स अबाउट मैटरनिटी लीव के, मैटरनिटी लीव कब मिली जा रही है वुमेन को, मैटरनिटी लीव के बेनिफिट्स दिए जाएं वुमेन को, साथ ही साथ में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे वुमेन को फाइनेंशियल एजुकेशन भी दी जानी चाहिए, वुमेन को और भी ज़्यादा कोर्सेज दिए जाने चाहिए ताकि वो एम्पावर कर सके अपने आप को। तो इस तरह से आप देखते हैं कि आपके कारपेंटर के स्टेज पे आप अच्छी तरह से लिखकर सारी की सारी चीज़ों को लिख सकते हैं, दैट व्हाट, व्हाई, करंट स्टेप्स एंड करंट सिनेरियो एंड व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन। इस तरह से आपका जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड ऐसे है वो आपको स्कोर ज़्यादा देगा, राइट। आप हम लोगों ने पीडीएफ्स के अंदर विमेन पूरे के पूरे जो विमेन का कॉन्सेप्ट है उसमें 3 से 4 सॉल्यूशंस भी डाले हुए हैं, तो आप उन्हें भी अच्छी तरह से देख सकते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से लॉजिकल स्ट्रक्चर पता चले। अब अगर हम बात करते हैं एक और टॉपिक की, साइंस एंड रिलीजन, ये एक और कॉम्प्लेक्स इशू है, दिस इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स इशू। और अगर हम बात कर रहे हैं तो अब हम स्ट्रक्चर्ड वे में अगर देखें तो हम कह सकते हैं दैट इंट्रोडक्टरी शेल में यूजुअली साइंस एंड रिलीजन आर कंसिडर्ड टू बी एंटागोनिस्टिक मतलब ज्यादातर ये ऑपोजिशन में होते हैं एक दूसरे के, लेकिन ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इस पॉइंट को डिसअप्रूव करते हैं, जो इस पॉइंट को मना कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि रामानुजन जो ग्रेट साइंटिस्ट थे, जिनके बारे में हम सबको पता है उन्होंने कितने सारे थ्योरम्स बनाए हैं जो उस टाइम के लोगों को नहीं समझ में आते थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं रामानुजन की, तो रामानुजन से जब उनके फ्रेंड हार्डी, जो कि हार्डी के थ्योरम्स भी बहुत फेमस है, हार्डी ने पूछा था कि माय फ्रेंड तुम कितने अच्छे अच्छे थ्योरम्स बना देते हो, ये कैसे बनाते हो? सो ही यूज्ड टू से दैट द गॉडेस कम्स इन माय ड्रीम्स एंड शी हैज गॉट ऑल दीज थ्योरम्स रिटन ऑन हर टंग, आई जस्ट कॉपी पेस्ट देम। तो ये एग्जाम्पल है कि एक साइंटिफिक पर्सन बहुत ही ज्यादा रिलीजियस था। तो ऐसा जरूरी नहीं है ये कहना कि साइंस एंड रिलीजन एंटागोनिस्टिक है, लेकिन ये भी है कई बार देखा गया है जो रिलीजन है वो रिलीजन कंसीडर हो जाता है एंटागोनिस्टिक बिकॉज पीपल आर सफरिंग। तो लोगों को लगता है कि रिलीजन एक तरह की भूमिका निभाता है कि लोग सफरिंग के अगेंस्ट ना जाएं। कितनी बार हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें विलियम ब्लेक की, तो विलियम ब्लेक अपनी पोएम टाइगर में क्या कहता है, टाइगर में ये कहता है कि एंगर होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में अपनी दूसरे जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है उनमें क्या बताता है विलियम ब्लेक कहते हैं कि आप चिंता मत करो, हमें ये बोल दिया जाता है आप चिंता मत करो, अगर आपको सफरिंग्स हो रही है तो आप उन्हें सहते जाओ क्योंकि गॉड विल हेल्प यू। तो रिलीजन इस तरह से आपकी जो कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट है उसको खत्म कर देता है। तो ये कहीं ना कहीं रिलीजन के ड्रॉबैक्स हैं, जिसकी वजह से साइंस ज्यादा अपीलिंग हो जाता है लोगों के लिए, जिसकी वजह से लोग साइंस पे ज्यादा बिलीव करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स इशू है, फिर भी ये बहुत ज्यादा एक ऐसा इशू है जहां पर ये एंटागोनिस्टिक तो है। तो आपकी बकेट्स क्या क्या हो सकती हैं कि ए इंट्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स इशू, बी एग्जाम्पल
एग्जाम्पल्स दैट नो, देखो आप यहाँ पे मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑफर कर रहे हो, आप सोल्यूशन सेट में भी देखोगे तो मल्टीपल पर्सपेक्टिव है, ऐसा नहीं दे रखा है कि उन्होंने बोल दिया है कि यस दिस इज ट्रू, रिलीजन एंड साइंस आर डिवोर्स्ड फ्रॉम ईच अदर, they can never be wedded, लेकिन ऐसा दिया गया है एक पैराग्राफ में बोला yes there can be a union between religion and science and why there is not a union, proper union, वो भी बताया हुआ है। तो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स आपने देने हैं और अल्टीमेटली आप ओपन एंडेड रखते हुए कह सकते हैं दैट yes it is a complex issue and it can be further debated, right? तो आप ओपन एंडेड रखते हुए इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट? अब अगर हम एक और टॉपिक देखते हैं, शुड इंडिया एक्सेप्ट रेफ्यूजीज, राइट? तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स इशू है। अगर हम बात कर रहे हैं इट इज अ ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न, रेफ्यूजीज जो सीरिया के हैं या रेफ्यूजीज जो रोहिंग्या के हैं, तो ये ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न है। इंडिया शुड स्टेप, राइट? दो चीजें हो सकती हैं, फॉर एंड अगेंस्ट, राइट? अगर हम कह रहे हैं फॉर, इंडिया शुड एक्सेप्ट, क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए? बिकॉज इट इज अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए? बिकॉज इंडिया शुड हैव अ ग्लोबल स्टैंड, राइट, ऑन ग्लोबल इश्यूज। इंडिया अभी अगर हम देख रहे हैं कि इंडिया को यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट चाहिए, इंडिया को अदर ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे भी दिखना है, इसीलिए इंडिया का एक ग्लोबल स्टैंड होना बहुत जरूरी हो जाता है और तभी इंडिया अच्छी तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाएगा, अपना पोर्टफोलियो बना पाएगा, राइट? तो फॉर ये है कि ग्लोबल स्टैंड के लिए इंपॉर्टेंट है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, इंडिया ने पहले भी 1,20,000 तिब्बतियन को सपोर्ट किया था। इंडिया ने 1980s और 1990s में वैसे भी रोहिंग्यास को वेलकम किया था, तिब्बतियन रेफ्यूजीज को तो वेलकम किया ही किया था और साथ ही साथ में रोहिंग्यास को भी पहले इन लोगों ने वेलकम किया था। तो अब ऐसा क्या हो गया है, इंडिया हैज गॉट अ कल्चर ऑफ जेनरोसिटी, एक ट्रेडिशन बन चुका है कि इंडिया इज हैविंग दैट ऑफ जेनरोसिटी, बेनेवलेंस। इंडिया कंसिडर किया जाता है कि वी आर द कस्टोडियंस ऑफ ट्रेडिशन। तो ये सारे के सारे आपके फॉर में आ जाते हैं। अब अगर हम अगेंस्ट के बारे में बात करते हैं तो अगेंस्ट में क्या आएगा? अगेंस्ट में ये आएगा कि पहले ही भाई हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ी हुई है। तो आप दोनों पर्सपेक्टिव्स को लिखिए अपने ऐसे में दैट यू नो हाउएवर देयर इज अ फ्लिप साइड टू दिस इशू, देयर इज अ फ्लिप साइड टू दिस इशू। और इस इशू का फ्लिप साइड क्या है? अगर हम अगेंस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, अगेंस्ट का फ्लिप साइड ये है कि अगर हम रेफ्यूजीज को लेके आते हैं तो हमारी पॉपुलेशन पहले से ही जो बढ़ी हुई है वो उसमें और प्रॉब्लम आ जाएगी। साथ ही साथ में हमें क्या पता, रोहिंग्यास के साथ अगर कोई टेररिस्ट्स आ गए हैं तो हमारे अंदर इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा टेररिस्ट्स का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अगेंस्ट, लेकिन एंड में फिर कंक्लूड करते हुए आप फिर से लिख सकते हैं हाउएवर दिस इज अ कॉम्प्लेक्स इशू and the complexity arises because India has got a culture of generosity and benevolence and India should accept refugees, लेकिन however one should be wary that यहाँ पर these are the threats that are there, Islamic forces can come in, population वैसे ही बढ़ी हुई है, हमारी जो poverty है that to multi dimensional poverty वो वैसे ही 51% है, तो हमारे पास देने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन however you can even mention that stability is important in the Indian subcontinent for India also। इंडिया को अनार्की नहीं चाहिए, इंडिया को स्टेबिलिटी चाहिए। तो आप देखते हैं शुड इंडिया एक्सेप्ट रेफ्यूजीज में भी आप अच्छी तरह से इसको आंसर कर सकते हैं। आपके इंट्रोडक्शन सेल और बकेट में आप यूज कर सकते हैं कमेंट्स लाइक इन ऑर्डर टू डिसाइफर मतलब अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स इशू, इट इज इंपॉर्टेंट टू बी अक्वेंटेड अबाउट द इशू ऑफ रेफ्यूजीज। इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं और फिर आप देख सकते हैं कि दिस इंटायर थिंग हैज इंटरनेशनल अंडरपिनिंग्स, we are already overpopulated, the UNDP statistics shows कि हमारे 51% of people are living in multi-dimensional poverty और साथ ही साथ में टेररिस्ट भी इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं। ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है और ये अगर इंडिया को ग्लोबल एजेंडा एनहांस करना है, अपना कैंडिडेचर एनहांस करना है तो ट्रेडिशन ऑफ जेनरोसिटी मेंटेन करना चाहिए। साथ ही साथ में वी आर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड वी कैन रिजॉल्व दिस कनंड्रम का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। हिस्टोरिकली भी 1980s और 90s में हम लोगों ने थाउजेंड्स ऑफ रेफ्यूजीज को म्यांमार से प्रोवाइड किया था। हम मैग्नानिमस जेनरस, बेनेवलेंट, हम लोग बहुत ज़्यादा दयालु हैं और हम लोगों ने 1,20,000 तिब्बतियन रेफ्यूजीज को भी सहारा दिया था। और साथ ही साथ में यहाँ पर हमारा जो अगर इस रीजन के इस क्षेत्र में, रोहिंग्यास के क्षेत्र में अगर हम देख रहे हैं पीस एंड स्टेबिलिटी होगी तो वो इंडिया को ही बेनिफिट करेगा। लेकिन फ्लिप साइड ये है कि terrorism might expand।
अब अगर हम एक और टॉपिक पे देखते हैं, कैशलेस ट्रांजैक्शन स्कोप एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन इंडिया। कैशलेस ट्रांजैक्शंस वैसे भी डीमोनेटाइजेशन के बारे में बात बढ़ गई थी, तो आप इस तरह से दे सकते हैं कॉन्टेक्स्ट, व्हाई हैज कैशलेस ट्रांजैक्शंस बिकम इंपॉर्टेंट। कैशलेस ट्रांजैक्शंस, बिना कैश के जब आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट में व्हाई हैज इट बिकम इंपॉर्टेंट, बिकॉज in the post demonetization scenario, cashless transactions have become the only source of commercial world, right? क्योंकि cashless society अब ज्यादा जा रहा है, तो क्यों हो गया है? Why has it come into the tradition? Because demonetization के post era में cashless transactions अब आ गए हैं। अब अगर हम बात करें इसका scope and future prospects, तो उसके benefits क्या क्या हैं? इतनी population में अगर हम corruption को tackle करना चाह रहे हैं, तो cashless transactions ही होंगी। किसको कितना पैसा मिल रहा है, किसका कितना पैसा जा रहा है, वो आप कैशलेस ट्रांजैक्शंस के थ्रू ही बता सकते हैं। तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं करप्शन को। करप्शन जो है वो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि आप एक तरह से ट्रांजैक्शंस के ऊपर आय रख सकते हैं, विजिलेंस रख सकते हैं, सर्वेलेंस रख सकते हैं, राइट। इसका जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है, साथ ही साथ में ये जो है ये इजी है, इन्वायरमेंटली भी ये बेटर माना जाता है, क्योंकि आप जो मनी को प्रोड्यूस करने के लिए पेपर यूज कर रहे हैं, कैशलेस ट्रांजैक्शन उनको हटा रही है, तो आपको मनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको हार्ड कैश की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की अगर हम बात करें, तो इंडिया से अगर आपको वीड आउट करना है, हटाना है करप्शन, देन कैशलेस ट्रांजैक्शंस आर द फ्यूचर। तो आप देखेंगे कि आपका जो पूरा का पूरा ऐसे है 250 से 300 शब्दों का जो आएगा कि क्यों ये डीमोनेटाइजेशन के सिनेरियो में इंपॉर्टेंट हो गया है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, और साथ ही साथ में in the future this is the way that it should proceed or it is not the way because hard cash is also required। अगर आपको ये लगता है तो आप दोनों पर्सपेक्टिव्स दे सकते हैं। तो इसी तरह से ऑफ कोर्स, और अगर हम एक और देखते हैं यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ सोशल नेटवर्किंग, तो यूजेस, सोशल नेटवर्किंग हैज बिकम अ प्लेटफॉर्म which has ensured that we are living in a global village, everyone knows everyone। हम लोग we can easily connect, we can easily market, we can easily become enlightened। हम लोगों को इनलाइटनमेंट मिल जाता है अबाउट अदर आइडियाज, राइट। वी कैन इजीली बी इनलाइटेंड अबाउट अदर आइडियाज। तो इसके यूजेस बहुत सारे हैं। आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया एडुकेटिंग, ये सारी की सारी चीज़ें भी बढ़ रही हैं। तो सोशल नेटवर्क हैज़ क्रिएटेड एन इंटायर सिस्टम, एन इंटायर वर्ल्ड वेयर पीपल आर इंटरैक्टिंग, और इसने इंटरैक्शंस को ईजी बना दिया है। लेकिन इसके अब्यूजेस क्या हैं? आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन साइबर क्राइम बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन आप और भी ज़्यादा, लेकिन आप लिटरली वल्नरेबल हो रहे हैं। तो वो सारे के सारे इसके अब्यूजेस भी हैं। तो आप देख रहे हैं कि दोनों पर्सपेक्टिव्स आपने देने हैं, क्योंकि टॉपिक की डिमांड भी है। तो सोशल नेटवर्किंग हैज़ बिकम अ प्लेटफॉर्म विच हैज़ इंश्योर्ड दैट एवरीवन इज गेटिंग closer in the world। It has also ensured that interactions become important। Otherwise 50 years ago, who could imagine that you could speak face to face with someone else? Who could have imagined that there will be a Facebook community? तो इस तरह से आप सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। देन अदर पैराग्राफ में यूजेस, अब्यूजेस एंड फाइनली कंक्लूजन, राइट। सो इस तरह से आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है, एक तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अपनी राइटिंग में, और इलस्ट्रेट करा कीजिए अपने पॉइंट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के साथ, और साथ ही साथ में आप कोई भी वर्ड्स को वेस्ट मत कीजिए, और इसे हम कहते हैं टोटोलॉजी। बार बार रेपिटेशन मत कीजिए। बार बार अगर आप रेपिटेशन करेंगे आपने उस लेटर राइटिंग में, तो ऑटोमेटिकली लेटर राइटिंग देखा गया है कि काफ़ी इजी हो जाता है। ये 2-3 चीज़ें जो आपको याद रखनी है, एक तो जो टाइप्स ऑफ लेटर्स लिखे जाते हैं, 2 तरह के लेटर्स हम लोग लिखते हैं आइडियली। एक तो हो जाते हैं हमारे ऑफिशियल फॉर्मल लेटर्स, बिजनेस लेटर्स, एप्लीकेशंस, और दूसरे लेटर्स हो जाते हैं हमारे इनफॉर्मल लेटर्स, और दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े ज़रूरी हो जाते हैं, बिकॉज दोनों ही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। लेटर राइटिंग का जो कंपोनेंट है, ये आपको याद रखना एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स ये जो रिटन कम्युनिकेशन का मेथड है, ये ऑफ कोर्स आप दूसरे पर्सन को डायरेक्ट कर रहे हैं। और जैसा कि कहा कि 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। लेटर्स जो इनफॉर्मल होते हैं, उनका फॉर्मेट ऑफ कोर्स सिमिलर स्ट्रक्चर ही होता है दोनों का, लेकिन कुछ चेंजेस आ जाते हैं जो हम आने वाले इस लेक्चर के थ्रू पूरा का पूरा डिस्कस
पास करेंगे। और दूसरी कैटेगरी होती है फॉर्मल लेटर्स की। फॉर्मल लेटर्स में हम ऑफिशियल खत, एप्लीकेशंस हो गई, बिजनेस लेटर्स हो गए, ये 3 प्रकार की चीज़ें ज़्यादातर देखी जाती हैं आपके फॉर्मल या फिर बिजनेस वर्ल्ड या फिर कॉरपोरेट के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं। ऑफिशियली अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑफिशियली अगर हमें किसी और को किसी ऑफिसर को सूचना देनी होती है, या फिर अगर हम बात कर रहे होते हैं कि कोई चीज़ जो ठीक तरह से ऑफिस में नहीं घट रही है उसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो भी हम ऑफिशियल लेटर्स को यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन अगर हमें लिखनी होती है जैसे कि जॉब एप्लीकेशंस, तो भी हम लोग लेटर्स को का यूजेज देखते हैं। डेली ऑफिस मैटर्स हो गए, प्रॉब्लम जो हो गई है ऑफिस के अंदर, कोई ओपिनियन है जो आप सीख कर रहे हैं, कोई परमिशन अगर आप लेना चाहते हैं अपने हेड से, या कोई परमिशन आप देना चाहते हैं, या कोई कंप्लेंट आप लिखना चाहते हैं, तो इस तरह के लेटर्स आपके फॉर्मल लेटर्स में आते हैं। आमतौर पर देखा जाता है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो होते हैं लेटर्स ऑफ ऑर्डर, अगर आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं किसी चीज़ का, लेटर ऑफ कंप्लेंट जो अगर आप किसी चीज़ की कंप्लेंट कर रहे हैं, और लेटर्स जो देखे गए हैं लेटर्स टू द एडिटर्स। और आज से आप एक रूटीन बना लीजिए कि हर रोज़ जो आपका एडिटोरियल पेज होता है, हिंदू का हो गया, इंडियन एक्सप्रेस का हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स का हो गया, किसी भी न्यूज़पेपर का हो गया, उस एडिटोरियल के नीचे लेटर्स टू द एडिटर्स भी होते हैं, आप उनको भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। इससे भी आपका बिजनेस राइटिंग और लेटर राइटिंग का जो कंपोनेंट है वो बहुत अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द लेटर्स की, तो लेटर के कई बार हम देखते हैं कि 4 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जिसमें एक होता है आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा चौथा होता है आपका क्लोजिंग, बीच में होता है आपका सैल्यूटेशन, किसको आप एड्रेस कर रहे हैं, एंड अल्टीमेटली आपकी बॉडी। तो ज़्यादातर आमतौर पर हम देखते हैं कि 4 भागों में आपके पार्ट्स ऑफ द लेटर्स डिवाइडेड होते हैं, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो। इनफॉर्मल में ऑफकोर्स 3-4 पार्ट हो जाते 3 पार्ट्स हो जाते हैं और वो हम आगे जाके देखेंगे भी। हेडिंग की अगर हम बात करते हैं तो राइटर का एड्रेस या फिर और डेट, राइटर का एड्रेस एंड डेट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहां से आप लिख रहे हैं, अगर आप एक ऑफिशियल की हैसियत से लिख रहे हैं तो जो आपका ओहदा है, जो आपका स्टैचर है, जो आपका रैंक है, आप वो चीज़ लिखेंगे। जहां से आप लिख रहे हैं वो आप उस जगह का नाम लिखेंगे और साथ ही साथ में आप दिनांक डालेंगे, डेट डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिख रहे हैं, आप अपने पते से लिख रहे हैं, अगर हम देखते हैं तो आपने अपना एड्रेस लिख दिया, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ी और उसके बाद आपने दिनांक लिख दी। इस तरह से आप कर सकते हैं, जो भी डेट है जो भी है। तो पहला पार्ट जो आपका है उसमें आप सेंडर का एड्रेस लिखते हैं, जो आदमी भेज रहा है सेंडर का एड्रेस लिखते हैं। अगर ऑफिशियल लेटर है तो सेंडर का जो ऑफिशियल एड्रेस है वो लिखते हैं। थोड़ी सी जगह छोड़ के आप फिर जिस डेट पे आप लेटर लिख रहे हैं आप उस डेट को लिखते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आपके हेडिंग का पार्ट हो जाती हैं। दूसरी चीज़ आती है सैल्यूटेशन। अगर हम सैल्यूटेशन की बात करते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं डियर मदर, माई डियर ब्रदर, डियर सो एंड सो। तो ये ज़्यादातर हम देखते हैं इनफॉर्मल में आप माई डियर भी लिख सकते हैं एज सैल्यूटेशन। मतलब हेडिंग लिखने के बाद आप जो अपना डियर सैल्यूटेशन जिसके थ्रू आप किसी को बुला रहे हैं, जिसके थ्रू आप किसी से बात कर रहे हैं, डियर सर, डियर मैडम, सर मैडम, इस तरह से आप फॉर्मल लेटर्स को लिख सकते हैं। डियर सर, डियर मैडम, सर या मैडम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम। सो आपका हेडिंग के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपका लेटर राइटिंग में किसका आता है? सैल्यूटेशन का आता है। अब अगर हम बात करते हैं बॉडी की, तो बॉडी में कंटेंट आपका आता है जो आपकी मेन थीम जो है वो कन्वे करता है। हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कि किस तरह से आप बॉडी को क्रिएट कर सकते हैं अपने लेटर्स में, जो कि काफी हेल्पफुल रहेगा। क्लोजिंग नोट जो होता है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें आप कर्टियस हो रहे हैं, आप कर्टेसी दिखा रहे हैं जब आप एंड कर रहे हैं लेटर को। तो आप यूजुअली विद रिगार्ड्स, विद लव, योर्स अफेक्शनेटली, योर्स सिंसियरली, विद बेस्ट विशेस, ये सारे के सारे आप ज़्यादातर इनफॉर्मल लेटर्स में लिख सकते हैं। विद लव हो गया, विद रिगार्ड्स हो गया, योर्स अफेक्शनेटली हो गया। विद रिगार्ड्स आजकल फॉर्मल लेटर्स में भी लिखा जा रहा है, माना जा रहा है। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, ये सारे के सारे आप फॉर्मल लेटर्स में क्लोजिंग नोट लिख सकते हैं और उसके बाद आप अपना नाम लिख सकते हैं। तो क्विकली रिवाइज करते हुए, पहले आपका आएगा हेडिंग।
हेडिंग के अंदर आप सेंडर्स एड्रेस और डेट लिख रहे हैं, और अगर आप ऑफिस से लिख रहे हैं तो आप ऑफिस का एड्रेस लिखेंगे और डेट लिख देंगे। फिर उसके बाद आ रहा है आपका सैल्यूटेशन, डियर सर, डियर मैडम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं आ रही है आपकी बॉडी, और कभी कभी नहीं, हमेशा आपके फॉर्मल लेटर्स में आप सब्जेक्ट भी लिखते हैं इसके बीच में, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है फॉर्मल लेटर्स में, और आगे जाके हम देखेंगे भी। और अल्टीमेटली बॉडी के बाद आ जाता है आपका क्लोजिंग। तो आपका हेडिंग आता है जो सेंडर्स एड्रेस और डेट है, उसके बाद आप लिख रहे हैं अपना सैल्यूटेशन, डियर सर, डियर मैडम, इसके बाद आप अपना सब्जेक्ट लिख रहे हैं फॉर्मल लेटर्स में, फिर आप कंटेंट लिख रहे हैं, और आप फाइनली लिख रहे हैं क्लोजिंग नोट। क्लोजिंग नोट थैंक करते हुए, क्योंकि आप अच्छी तरह से उसको लीव ले रहे हैं। अब अगर हम देखते हैं फॉर्मल लेटर के एग्जाम्पल्स की, राइट, अगर हम पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं, और पहले एग्जाम्पल के थ्रू हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ब्रांच मैनेजर हैं एक बैंक के, और आपको लेटर लिखना है हेड ऑफिस को। आपने हेड ऑफिस को लेटर लिखना है। क्यों लेटर लिखना है? क्योंकि आप चाहते हैं कि वो एटीएम्स इंस्टॉल कर दें आपकी ऑफिस प्रेमिसेस के अंदर, और साथ ही साथ में एक आर्ट्स कॉलेज जो है उसके अंदर भी आप वो एटीएम प्रोवाइड करने की परमिशन दे दें। इलैबोरेट करिए आप कि आपका जो ब्रांच है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट बनाएगा, बेनिफिट करेगा अगर ये एटीएम्स आ जाते हैं। तो आपको पता चल गया है कि ये फॉर्मल लेटर है क्योंकि आप अपने हेड को लेटर लिख रहे हैं। आपको पता चल गया है कि इस लेटर के थ्रू आप परमिशन मांग रहे हैं, और आप परमिशन क्यों मांग रहे हैं? आप परमिशन इसलिए मांग रहे हैं ताकि 2 एटीएम्स इंस्टॉल हो जाए। एक एटीएम इंस्टॉल हो जाए आप ही के ही ऑफिस प्रेमिसेस में, और दूसरा इंस्टॉल हो जाए आर्ट्स कॉलेज में। अब क्वेश्चन में अच्छी तरह से पढ़ने के बाद कि क्या मांग रहा है क्वेश्चन, ये भी चीज़ आपको नोटिस करनी है कि क्या लिखने के लिए क्वेश्चन आपको कह रहा है। ये चीज़ आपने लेटर राइटिंग में ज़रूर देखनी है। अब अगर हम देखते हैं सेंडर्स एड्रेस, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप हम लोगों ने देखा कि आप ब्रांच मैनेजर हैं एबीसी बैंक के, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, अपने एबीसी बैंक का पता, नई दिल्ली, जो भी पता है। उसके बाद थोड़ी जगह छोड़ने के बाद आपने डेट लिखी, जो भी डेट होगी। उसके बाद किसको आप लिख रहे हैं, तो ये भी एक चीज़ आपको याद रखनी है फॉर्मल लेटर्स में। ये फॉर्मल लेटर्स में सेंडर्स एड्रेस पहले आता है, फिर आती है आपकी डेट, और उसके बाद आता है आपका रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर का जो एड्रेस है वो भी फॉर्मेट में इंक्लूडेड है। तो इस चीज़ का आप नोट कर लीजिए कि सेंडर्स एड्रेस के बाद, डेट के बाद हम लिखते हैं रिसीवर्स एड्रेस, जो कि आपको चीज़ याद रखनी है। अब अगर हम देखते हैं उसकी हेडिंग के कंप्लीट करते ही हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्ट फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ एटीएम्स इन आवर ऑफिस प्रेमिसेस एंड एट एलएसआर कॉलेज प्रेमिसेस, राइट, आर्ट्स कॉलेज प्रेमिसेस क्योंकि लिखा गया था। सब्जेक्ट को आप जितना ज़्यादा क्रिस्प हो सके उतना क्रिस्प लिख लिए। पूरा का पूरा सब्जेक्ट इनकैप्सुलेट करना चाहिए, जिस्ट के आप क्यों लिख रहे हैं, क्या पर्पस है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि जो ऑफिशियल्स होते हैं उन्हें कई सारी चिट्ठियां आती हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो सारी पढ़ पाएं। इसीलिए अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट लगेगा तभी वो आगे आपके खत को पढ़ेंगे, चिट्ठी को पढ़ेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सब्जेक्ट जितना ज़्यादा क्रिस्प हो, जितना ज़्यादा इनकैप्सुलेट करे, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब बॉडी की अगर हम बात करें इसी की, तो आवर ब्रांच हैज़ बीन मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस सिंस 2017 April. The deposits of the branch as on 31st March 2018 were 50 crores and advances were 18 crores. The deposit position of the branch as on last week is given below. Total deposit जो बनाए हैं 37 crores, total advances जो बनाए हैं 17.5 crores, और टारगेट था इतना और टारगेट था इतना, तो ऑलमोस्ट क्लोज बाय अचीव किया और इसमें टारगेट ओवर अचीव कर लिया। Many of our customers have expressed the need for having our bank ATM. तो सबसे पहले आपने अपने ऑफिशियल को अच्छी न्यूज़ दी, आपने उनको कॉन्टेक्स्ट बताया कि भाई हमारा बैंक राइट ऑन ट्रैक है, और उसके बाद आप नीड बता रहे हैं कि क्या नीड है, क्यों आपको ATMs चाहिए, क्योंकि कस्टमर्स जो हैं उन्होंने नीड एक्सप्रेस करी है कि हमारे बैंक के अंदर एटीएम होना चाहिए ऑफिस प्रेमिसेस में, क्योंकि ये फैसिलिटेट करेगा स्मूथ विड्रॉल ऑफ कैश। विड्रॉल ऑफ कैश आसानी से हो जाए, ये वो इंश्योर करेगा। सिमिलरली द प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वीमेन दिल्ली वेयर आवर ब्रांच एक्सटेंशन काउंटर इज हैव रिक्वेस्टेड अस टू इंस्टॉल एन एटीएम विद इन देयर कॉलेज प्रेमिसेस। तो यहाँ पर आपने नीड भी लिख दी अच्छी तरह से। अब अगर हम देख रहे हैं, वी ऑल्सो फील दैट सेटिंग अप द एटीएम्स
in these two places will improve the customer service at our counter, since people are interested in drawing small amounts, don't prefer to stand in elongated queues. क्योंकि जो लोग अगर छोटे अमाउंट को निकालने के लिए आते हैं उनको बड़ी बड़ी क्यूज में, बड़ी बड़ी लाइनों में खड़े होने में इंटरेस्ट नहीं होता है. Thus, we will be able to channelize our efforts on improving our clientele base and eventually will be able to enhance our business position. हम अपनी business position को और भी ज़्यादा enhance भी कर लेंगे, क्योंकि हम लोग जो लोग पूरी लंबी कतारों में रहते हैं उनको cater करने की जगह we can channelize our efforts better. Request you to please issue orders for installation of ATMs as requested above. तो crisp way में, concise way में, clear manner में आपने अपनी want रखी, पहले आपने context बताया कि किस तरह से आपका बैंक परफॉर्म कर रहा है, फिर आपने एक रिक्वेस्ट रखी कि एटीएम इंस्टॉल कीजिए 2 जगह पे, एक तो आपके ही बैंक के प्रेमिसेस में और दूसरा एक कॉलेज के प्रेमिसेस में. और उसके बाद आपका जो क्लोजिंग होता है, योर्स फेथफुली, आपका जो भी नाम है एंड योर डेजिग्नेशन, आपकी जो डेजिग्नेशन है आप उसको भी लिख रहे हैं, वट एवर इज योर नेम अलॉन्ग विद योर डेजिग्नेशन. तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आपका जो हेडिंग है इस बार वो आपका सेंडर्स एड्रेस, डेट और साथ ही में रिसीवर्स एड्रेस भी था. तो ये चीज़ आप लोगों ने नोट कर ली होगी. उसके बाद हम आ जाते हैं सब्जेक्ट के ऊपर, फिर हम लोगों ने बॉडी को देखा एंड अल्टीमेटली कंक्लूजन लिखी. तो ये फॉर्मेट हो जाता है आपके फॉर्मल लेटर राइटिंग का. अब अगर हम फॉर्मल लेटर का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तो अगर हम कह रहे हैं कि आप एडिटर हो लोकल न्यूज़पेपर के और आप अटेंशन ड्रॉ करना चाह रहे हो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का टू द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन योर लोकेलिटी, कि आपकी लोकेलिटी में लॉ एंड ऑर्डर की किस तरह की प्रॉब्लम चल रही है और आप अपने लोकल न्यूज़पेपर के थ्रू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हो, तो आपने एड्रेस लिखा, डेट लिखी और रिसीवर का एड्रेस भी लिखा. ये जो लेटर है ये बन जाता है एग्जाम्पल लेटर टू द एडिटर का. यहाँ पर आपको 2 चीजें याद रखनी है. एडिटर सिर्फ और सिर्फ मदद करता है आपको लेटर को पब्लिश करने में. एडिटर अथॉरिटी नहीं होता है, वो कोई चेंजेस नहीं लेके आ सकता है. कई बार हम देख रहे होते हैं कि बच्चे क्या कर देते हैं, वो कहते हैं एडिटर आई रिक्वेस्ट यू टू हेल्प अस, एडिटर वी प्लीज अर्ज यू टू रेमेडी द सिचुएशन. तो ये चीज आपको याद रखना है, एडिटर सिर्फ और सिर्फ पब्लिश कर सकता है, एडिटर सिर्फ मदद कर सकता है कि आप वो प्रॉब्लम को हाईलाइट कर सकें, राइट. तो इसीलिए आपको याद रखना है कि आप कहेंगे वी वांट टू हाईलाइट द कंसर्न एंड ब्रिंग द नोटिस ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज. तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है जहाँ पे बच्चे ज्यादातर गलत कर देते हैं. जो चीज आपको याद रखनी है कि एडिटर सिर्फ और सिर्फ आपका लेटर पब्लिश कर सकता है, एडिटर उसके अंदर कोई चेंज नहीं लेके आ सकता है, क्योंकि एडिटर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं है. तो ये एग्जाम्पल हो जाता है लेटर टू द एडिटर का. अब यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने कहा आपकी हेडिंग में सेंडर का एड्रेस, जो सेंडर का एड्रेस है, डेट आएगी और रिसीवर का एड्रेस. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं रिसीवर का एड्रेस आ रहा है. यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि सेंडर का एड्रेस आ रहा है. तो ये कुछ चीजें नोटिस करनी है. फिर उसके बाद आपका सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में आप सर, डियर सर, मैडम या फिर रिस्पेक्टेड सर ये लिख सकते हैं. ये सारे के सारे एक्सेप्टेबल होंगे. सब्जेक्ट क्या है, अलार्मिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन एबीसी नगर. तो आपने क्रिस्पली बता भी दिया है एडिटोरियल के अंदर एडिटर को कि लेटर टू द एडिटर में आपका सब्जेक्ट क्या है, अलार्मिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन एबीसी नगर. थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर और थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड नेशनल डेली, ये आप लाइन इस तरह से यूज कर सकते हैं. आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टू द वर्सनिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन आवर लोकेलिटी. कंसर्न्ड अथॉरिटीज का मैं अटेंशन ड्रॉ करना चाहूंगी थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर्स, राइट. The residents of ABC Nagar are facing a number of problems due to lawlessness in the area. आपने clearly state भी कर दिया है कि आपका reason क्या है. आप बताना चाह रहे हैं lawlessness के बारे में in the area. There is a sense of insecurity among the residents on account of 4 murders which transpired in broad daylight last week. 4 murders जो last week broad दिन के समय में हुए हैं. A woman was brutally killed as soon as she was alone in the house. The 46
26-year-old woman was done to death when the intruders asked her to part with her valuables and cash at home. और जब उसने मना कर दिया, on her refusal, she was stabbed multiple times. The same noon saw a senior citizen couple being mercilessly butchered, मार दिया उनको भी, by a gang of thieves. In both the cases, the motive was robbery and the burglars चोर did not hesitate to kill the victims. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आपके you want to highlight this concern कि ABC नगर में lawlessness हो गई है, और साथ ही साथ में आप एग्जाम्पल्स देना शुरू कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर. तो वन पैराग्राफ एक आइडिया को कन्वे कर रहा है. अब अगर हम आगे देखते हैं, द थेफ्ट्स ऑफ टू व्हीलर्स एंड मोटर कार्स हैज ऑल्सो बिकम वेरी कॉमन. लास्ट मंथ सॉ द रॉबर्स ब्लेटेंटली वायलेटिंग, एकदम ही वायलेट कर रहे हैं लॉज, एंड ड्रैगिंग द ओनर इन ऑर्डर टू स्टील हिज कार. राइट, तो न सिर्फ मर्डर्स हो रहे हैं लेकिन व्हीकल्स का भी थेफ्ट हमारी लोकेलिटी में हो रहा है. ईव टीजिंग इज another common feature in our locality. Office going ladies and young girls are subjected to obscene remarks. This is unpardonable thing as we are stealing the right of these women to live with dignity. ना सिर्फ चोरी हो रही है, ना सिर्फ मर्डर हो रहा है, बल्कि ईव टीजिंग भी हो रही है जिसमें महिलाएं सेफ फील नहीं कर रही हैं. All these incidents have been duly registered with the police. The SHO has been personally contacted many a times to take remedial steps to check the lawlessness in the locality and restore the confidence of the residents. Unfortunately, no step has been taken so far to remedy the situation. अभी तक कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया गया है जिसकी वजह से सिचुएशन बेहतर हो जाए, अनफॉर्चुनेटली. तो यहाँ पर आपने न सिर्फ एग्जाम्पल्स दिए हैं, आपने ये भी बोला है कि इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए SHO के पास भी गए हैं, लेकिन कोई भी सोल्यूशन नहीं आया है. Even the request to the SHO for posting policemen at vulnerable points has gone unheard. If done, it would have deterred the antisocial elements. There is panic among the residents. Therefore, we urge the concerned authorities to take measures which will restore sense of security among the law-abiding citizens. So यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेटर टू द एडिटर में इंट्रोडक्शन आई, आपकी बॉडी के अंतर्गत इन्होंने बताया कि क्या समस्या है, किस तरह से मर्डर हो रहा है, थेफ्ट हो रहा है, बर्गलरी हो रही है, रॉबरी हो रही है, साथ ही साथ में ईव टीजिंग हो रही है, और महिलाएं भी सेफ फील नहीं कर रही हैं. और जब आपने ये पूरे के पूरे कंसर्न्स बता दिए, फिर क्लोजिंग के तौर पे आप कह रहे हैं कि कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को कोई ना कोई स्टेप लेने चाहिए, क्योंकि अभी भी हम लोगों ने पुलिस को बता दिया है, फिर भी उससे कोई मदद नहीं मिली है. और साथ में क्लोजिंग में थैंकिंग यू योर्स ट्रूली, आपका नाम आप लिख सकते हैं. तो यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा आपकी हेडिंग के अंदर 3 चीज़ें आ रही हैं, सेंडर का एड्रेस, आपकी डेट, और साथ ही साथ में रिसीवर का एड्रेस. फिर अगर हम आगे जाके देखते हैं तो आपकी आ रही है सैल्यूटेशन, और फिर आपका सब्जेक्ट, और फाइनली बॉडी एंड कंक्लूजन. अगर हम एक और फॉर्मल लेटर को देखते हैं, अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो फॉर्मल लेटर्स, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में कहा था, या तो आप ऑर्डर दे रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्टेशनरी शॉप रन कर रहे हैं और आप बुक्स का ऑर्डर दे रहे हैं तो लेटर ऑफ ऑर्डर हो जाता है. लेटर ऑफ कंप्लेंट, अगर आपने घड़ियाँ खरीदी हैं और वो घड़ियाँ ठीक से नहीं चल रही हैं तो लेटर ऑफ कंप्लेंट हो जाता है. अगर आपने अपनी बॉस से रिक्वेस्ट करना है कि वो कुछ इंस्टॉल कर दें, जैसा कि हम लोगों ने पहले लेटर में देखा था, तो वो लेटर टू योर सीनियर पर्सन हो जाता है जिसमें आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं. तो इस तरह के लेटर्स होते हैं. और साथ ही साथ में आपकी जॉब एप्लीकेशंस पे आपका फॉर्मल लेटर का पार्ट होता है, जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था. फॉर्मल लेटर्स में आपके बिजनेस लेटर्स होते हैं, आपके ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, और साथ ही साथ में आपकी एप्लीकेशंस भी होती हैं. जैसे अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपको लीव चाहिए तो आप लीव एप्लीकेशन लिखेंगे. अगर आप काम कर रहे हैं तो आप अच्छी तरह से, अगर यहाँ पर भी हम देख रहे हैं जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी आपका बिजनेस लेटर्स में आएगा या फिर आपके फॉर्मल लेटर्स में आएगा. राइट एन एप्लीकेशन टू द CEO ऑफ टीच फॉर इंडिया फॉर द पोस्ट ऑफ सिटी डायरेक्टर इन रिस्पॉन्स टू देयर एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर/वेबसाइट, क्योंकि आजकल वेबसाइट पे भी लोग अपनी डालने लग गए हैं, तो आप इसको वेबसाइट भी कर सकते हैं. तो ये जॉब एप्लीकेशन हो जाता है. ये किसका एग्जाम्पल हो गया है? ये हो गया एग्जाम्पल जॉब एप्लीकेशन.
एप्लीकेशन का, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जॉब एप्लीकेशन। अब हम देखते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, सेंडर का एड्रेस, डेट और रिसीवर का एड्रेस। तो हेडिंग में तो यही कंपोनेंट, यही स्ट्रक्चर हम लोग रख रहे हैं कि सेंडर का एड्रेस आ रहा है, फिर डेट आ रही है और अल्टीमेटली रिसीवर का एड्रेस आ रहा है। अगर हम आगे जाते हैं तो आपका सैल्यूटेशन आ रहा है, रिस्पेक्टेड सर, मैडम। तो सब्जेक्ट है जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सिटी डायरेक्टर, या तो आप सिर्फ लिख सकते हैं जॉब एप्लीकेशन या आप लिख सकते हैं जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सिटी डायरेक्टर। दिस इज विथ रिगार्ड्स टू द एडवर्टाइजमेंट published on your website seeking applications for the post of city director in your esteemed social enterprise. I am enclosing my resume/biodata for your favorable consideration. I have over 10 years of work experience in the education domain and I zealously, पहले तो आपने बता दिया कि आप क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपको पता चला है वैकेंसी के बारे में, और आप ये भी बता रहे हैं कि आपने अपना बायोडेटा डाल दिया है, अटैच कर दिया है। कई कई कंपनीज बहुत स्पेसिफिक हो जाती हैं और आजकल वो बायोडेटा को रेज्यूमे बोलते हैं। आई हैव ओवर 10 years of work experience in the education domain and I zealously believe in the power of education. I also seek to eliminate educational inequity, right? आपका 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस है एजुकेशन डोमेन में और आप zealously बिलीव करते हो कि आप पावर ऑफ एजुकेशन है, तो क्यों आप अप्लाई करना चाह रहे हो? वाई डू यू वांट टू अप्लाई? आप इस चीज को आंसर कर रहे हैं। आई ऑल्सो सीक टू एलिमिनेट एजुकेशनल इनइक्विटी फ्रॉम आवर कंट्री एंड आई विश टू एम्पावर ऑल, क्योंकि टीच फॉर इंडिया का भी मेन लोगो यही है, राइट? सिंस देयर इज एन अलाइनमेंट ऑफ वैल्यूज देयरफॉर आई वाज एक्सेप्शनली कीन टू अप्लाई फॉर योर फर्म। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्यों आप कंपनी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप उसको लिख रहे हैं। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम LSR with bachelor's and master's in commerce and was a gold medalist throughout. In my previous firm, I was promoted thrice due to the impact we created. I single-handedly led a team of 350 delegates to train over 1500 students in Maharashtra University in confidence and communication. तो आप जो impact है वो भी लिख रहे हैं कि आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, क्यों आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, वो आप यहाँ पर लिख रहे हैं। Hope you will find my qualifications and past experience suitable for the job. Look forward to hearing back from you. Closing में thanking you, yours faithfully, name और enclosures जो आप साथ में डाल रहे हैं वो भी आप लिख रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्यों आप अप्लाई कर रहे हैं, कैसे आपको पता चला, पहले तो कि कैसे आपको पता चला इस जॉब के बारे में, उसके बाद क्यों आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, व्हाई डू यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस जॉब एंड व्हाट आर योर क्वालिफिकेशन एज वेल एज व्हाट इज योर एक्सपीरियंस। तो आप ये सारी चीज़ें मेंशन कर रहे हैं, राइट? अब हम आगे देखते हैं। तो बायोडेटा, जैसे कि आप नाम लिख रहे हैं, फिर आप डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं, आप फादर्स नेम लिख रहे हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को आप बॉक्स के फॉर्म में भी डाल सकते हैं, सीरियल नंबर हो गया, आपकी क्वालिफिकेशन हो गई कि क्या क्वालिफिकेशन है, CBSE बोर्ड 10 स्टैंडर्ड, BA मास्टर्स और आपका जो परसेंटेज है, और ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन भी आप कभी कभी लिख सकते हैं। जैसे अगर आप लिख रहे हैं CBSE क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 95%, ईयर ऑफ पासिंग जो भी आपका है 2018-15, उस तरह से आप लिख सकते हैं। और सिमिलरली टैब्यूलर फॉर्म में ही आप अपना एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस और एजुकेशन क्वालिफिकेशन टैब्यूलर फॉर्म में लिख सकते हैं। और साथ में कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स का रेलेवेंस क्या होता है कि अगर उनको पसंद आता है आपका लेटर तो वो आपको कॉल करेंगे, तो ऑफकोर्स आप कोई भी XXXX नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप बायोडेटा भी दे सकते हैं। अब अगर हम एक इनफॉर्मल लेटर का एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत नॉलेज अभी तक हो गया होगा कि किस तरह से आपके फॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर में राइट अ लेटर ऑफ कंडोलेंस टू योर फ्रेंड ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर। आपके एक फ्रेंड का डेथ हो गई है, राइट, ऑन हिज और हर फादर कर दीजिए, हिज और हर फादर, राइट। तो आप लेटर ऑफ कंडोलेंस लिख रहे हैं। तो ये एक इनफॉर्मल लेटर हो जाता है, क्योंकि किसी की मृत्यु हो गई है तो उनकी मृत्यु के ऊपर आप एक कंडोलेंस का लेटर लिख रहे हैं, राइट। तो वही फॉर्मेट रहेगा, सेंडर का एड्रेस, डेट, लेकिन अब रिसीवर का एड्रेस नहीं लिखने की जरूरत है। इनफॉर्मल लेटर में आप माय डियर दीपिका या माय सो एंड सो या डियर सो एंड सो ये भी लिख सकते हैं आप। तो डियर दीपिका भी यहाँ पर करेक्ट होता, तो ये आपका इनफॉर्मल हो जाएगा।
आई एम रियली शॉक्ड। तो यहाँ पे टोन भी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा कोलोक्यूल टोन हो जाती है, इतना ज़्यादा फॉर्मल नहीं रहता ही है टोन। आई एम रियली शॉक्ड टू लर्न अबाउट द पासिंग अवे ऑफ योर फादर इन द प्राइम ऑफ लाइफ। द न्यूज़ वॉज कन्वेड टू मी बाय योर कजन हु हैपन टू मीट मी इन द बुक स्टोर लास्ट इवनिंग। I was something that it I was something that was unbelievable. It was something that was unbelievable for me to digest when I was informed. तो पहले आपने शॉक एक्सप्रेस किया और आपको पता कैसे चला इस न्यूज़ के बारे में, आपने वो बता दिया। दिस इज शॉकिंग, दिस शॉकिंग एंड हार्ट रेंडिंग न्यूज़ इज इंडीड अनफॉर्चुनेट। ये बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। इट इज़ अ पिटी दैट एट सच अ टेंडर एज both you and your brother need to cater to the responsibilities of your family of 8 members. Both Urja and Kamala, your younger sisters, are still in middle school and now you will have to manage their education. तो इतना ज़्यादा पहाड़ टूट पड़ा है. So that is also something that you're trying to like literally sympathize and show solidarity. However, in my personal opinion, you should only take up a job after completing your higher education. आपको तभी जॉब लेनी चाहिए जब आप पूरी तरह से सक्षम हो जाओ. There is just another year left for you to complete your studies. Please don't give up your dreams at this stage due to the personal calamity. For a bright, तो यहाँ पे आप as a friend suggest भी कर रहे हो. For a bright and talented student like you, there will never be a dearth of jobs. There'll never be dearth of jobs, right? तो इस तरह से आप एक अपना पर्सनल ओपिनियन भी बता रहे हैं और एक तरह से आप इनकरेज कर रहे हैं कि तुम पढ़ाई पूरी करो और उसी के बाद कोई काम करना चाहिए. When I told my mother about this news, she was moved and promised me to do something for you in order to ensure that there won't be any hurdle in you completing your education. Meanwhile, I'm always at your service and you can bank on me for anything. I shall never disappoint you. I would rather be glad if I could be of any help to you. तो यहाँ पर आप solidarity express करते करते साथ ही साथ में आप assurance दे रहे हैं कि I will be with you and तभी you are trying to make sure that you're calming your friend. I will visit you next week. I will visit you next week and discuss the matter in detail. Kindly convey our heartfelt condolences to your mother and other members of the family. Both my parents have asked me to convey their profound, बहुत ज़्यादा sense of loss on the death of your dear father. May God rest his soul in eternal peace. Sharing your grief, yours sincerely, चंद्रकांता. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अच्छी तरह से आपकी बॉडी आ रही है. हम देख रहे हैं कि किस तरह से आप एसोसिएट करना चाह रहे हैं, आप सिंपथाइज कर रहे हैं, आप एम्पैथी दिखा रहे हैं, आप अश्योर कर रहे हैं अपनी फ्रेंड को. और ऑफ कोर्स आप अच्छी तरह से अपना फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो हेडिंग आ रही है. हेडिंग में आपका सेंडर्स एड्रेस, डेट और सैल्यूटेशन आ रहा है. आपका रिसीवर्स एड्रेस नहीं आ रहा है. बॉडी आ रही है एंड फाइनली आपका क्लोजिंग आ रहा है. और टोन भी सारे एग्जाम्स में आपका जो कंपल्सरी इंग्लिश लैंग्वेज कंपोनेंट होता है उसके अंदर आपको प्रेसी राइटिंग पूछी जाती है. प्रेसी राइटिंग एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन आपको 2-3 चीजें जो याद रखनी है. एक तो आपको प्रेसी राइटिंग, हम ऑफ कोर्स आगे जाके देखेंगे कि प्रेसी राइटिंग होता क्या है, कैसे आपका अप्रोच रहना चाहिए, लेकिन 2 चीजें जो बार बार हम कहेंगे, आपको अपने ही खुद के शब्दों में लिखना है और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपको पैराग्राफ समझ में आए. और दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, वर्ड लिमिट, राइट. तो ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. ऑफ कोर्स हम आगे पूरे के पूरे इस लेक्चर कोर्स के थ्रू देखेंगे, इस लेक्चर के थ्रू देखेंगे कि प्रेसी राइटिंग है क्या. अब प्रेसी राइटिंग होता क्या है. प्रेसी जो है ये प्रेजी बोली जाती है. प्रेजी एक फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब होता है कि आप छोटा कर रहे हैं किसी चीज को, आप कट शॉर्ट कर रहे हैं, उसे हम प्रेजी बोलते हैं, राइट. ये कंडेंस्ड वर्जन होता है एक बिगर पैसेज का. कोई अगर बहुत बड़ा पैसेज है उसको अगर आप छोटा कर देते हैं, अगर आप उसको कंडेंस कर देते हैं तो उसे हम प्रेजी बोलते हैं. ये मेन आइडिया और जिस्ट जो है पैसेज का ये वो देता है बहुत ही ज्यादा, जैसे हम कहते हैं ना क्रक्स क्या था पैसेज का, पैसेज क्या कन्वे कर रहा था, पैसेज क्या बोलना चाह रहा था. तो आपके एग्जाम में आप देखेंगे कि प्रेजी राइटिंग में आपको एक पैराग्राफ, एक पूरा का पूरा पैसेज दे दिया जाएगा. ज्यादातर एग्जाम्स में देखा गया है कि ये 450 शब्दों का पैसेज होता है
उस 450 शब्द के पैसेज को या 400 शब्द के पैसेज को आपने 1/3 करना होता है। ज्यादातर आपने 1/3 करना होता है प्रेजी राइटिंग में, और आपको 150 शब्द का एक प्रेजी लिखना होता है। और अगर हम कह रहे हैं कि प्रेसी का मतलब है कट शॉर्ट, आपने जो पैसेज का कंडेंस्ड वर्जन है, बिल्कुल उसका सार, उसका रस्सा जो है निकाल के आपने मेन आइडिया और जिस्ट को कन्वे करना, ये आपका प्रेसी राइटिंग है। तो अगर आपको एक पैसेज दिया गया है, उसका 1/3 आपने, ज्यादातर एग्जाम्स में 1/3 करना होता है, लेकिन आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ना है, ये बहुत जरूरी है। आप अगर उसका 1/3 कर देते हैं तो वो आपकी प्रेसी बन जाता है, राइट। प्रेसी इंक्लूड क्या करता है, इसेंशियल, बिल्कुल बेहद जरूरी पॉइंट्स। और यहां पर आपको याद रखना है कि जो प्रेजी राइटिंग है ना, वो पैराफ्रेज से कैसे डिफरेंट क्या है। पैराफ्रेज है कि आप वही जो पैसेज दे रखा है उसको सिंपल शब्दों में उसकी एक समरी लिख रहे हैं, लेकिन ज्यादातर देखा गया कि पैराफ्रेज कभी कभी वो जो पैसेज है उससे ज्यादा बड़ा हो जाता है। लेकिन प्रेसी जो है ये हमेशा आपके पैराग्राफ से छोटी रहेगी, ये हमेशा आपके पैराग्राफ से कम होगा, कंडेंस्ड फॉर्म होगा। कट शॉर्ट करना है इसका मतलब, और कट शॉर्ट आप एसेंशियल पॉइंट्स के साथ करेंगे। पैराफ्रेज में आप ज्यादा और भी डिटेल्स दे रहे हैं, जो टाइनी डिटेल्स है उनको भी दे रहे हैं, लेकिन ये आप प्रेसी में नहीं करेंगे। प्रेसी में आप सिर्फ और सिर्फ इसेंशियल पॉइंट्स को लिखेंगे। आप मूड ऑफ द ऑथर जो है उसको कन्वे करेंगे, आप टोन ऑफ द ऑथर जो है आप उसको कन्वे करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज हो जाती है, आप जब पैसेज पढ़ रहे हैं आपको अच्छी तरह से पैसेज को समझना है, आपको पैसेज को अंडरस्टैंड करना है, आपने पैसेज के ऊपर मेंटल नोट्स बनाने हैं, अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है, और साथ ही साथ में आपने पूछते रहना है अपने आप से, व्हाट इज द मेन आइडिया, व्हाट इज द सेंट्रल थीम, व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू कन्वे। ऑथर क्या कन्वे करना चाह रहा है, ऑथर क्या बोलना चाह रहा है, ऑथर का मेन आइडिया क्या है। आपने बार बार अपने आप से पूछते रहना है, और तभी आप देखेंगे कि आप अच्छी तरह से पैसेज को समझ के अच्छी ऐसी प्रेसी लिख पाएंगे। प्रेसी एक मिनिएचर वर्जन होता है पैसेज का, ये एक तरह की कंसाइज समरी होती है। मिनिएचर पैसेज और कंसाइज समरी ये प्रेसी हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि ये कम हो जाता है, कम शब्दों में हो जाता है। एक कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, कुछ जरूरी एस्पेक्ट्स जो आपको प्रेसी के बारे में याद करने हैं, ये ट्रेन करता है राइटर टू रीड द पैसेज विद कंसंट्रेशन। जो एक तरह का आपका जो राइटर है, जो आप खुद हैं, वो आप अच्छी तरह से कंसंट्रेशन के साथ पैसेज को रीड करें। जैसे हम बार बार बोलते रहते हैं, यू नीड टू बी एन एक्टिव रीडर। आपने डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं लाना है, वो पैसेज को पढ़ते टाइम पे आपने अच्छी तरह से एज एन एक्टिव रीडर होके ही अच्छी तरह से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। साथ ही साथ में ये आपकी स्किल्स को डेवलप करता है कि क्या इसेंशियल चीजें हैं। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जो पीडीएफ्स आपको दे रखे हैं उसमें जो आप प्रेसीज को प्रैक्टिस करेंगे कि इनमें इसेंशियल चीजें क्या हैं, नॉन इसेंशियल चीजें क्या हैं, ये सब आपको पता चलता है। तो आपके जो स्किल्स हैं वो आप उससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि इसेंशियल क्या है, नॉन इसेंशियल क्या है, ज़रूरी क्या है, नहीं ज़रूरी क्या चीज़ें हैं। तो आपके अंदर एक तरह की स्किल डेवलप हो जाती है कि आप पावर डेवलप कर लेते हैं डिस्क्रिशन की। डिस्क्रिशन मतलब कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या इसेंशियल है, क्या नहीं इसेंशियल है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में आप क्लोज अटेंशन पे करते हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं। आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं आप उसको क्लोजली एनालाइज करने लग जाते हैं, आप क्लोज अटेंशन देने लग जाते हैं, आप एक एक्टिव रीडर बन जाते हैं। और साथ ही साथ में आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव करते हैं। तो ये चीज़ है कि प्रेसी के थ्रू आप क्या डेवलप करते हैं, एग्जामिनर क्या देखना चाहता है, एग्जामिनर क्यों आपको ये क्वेश्चन देता है प्रेसी का। हमेशा इन एग्जामिनर का थॉट प्रोसेस याद रखिएगा, तभी आप अच्छी तरह से आंसर्स लिख पाएंगे, क्योंकि तभी आप वो स्किल को डिस्प्ले कर पाएंगे, राइट। तो अगर आप कह रहे हैं प्रेसी में एग्जामिनर देखना चाह रहा है कि क्या आप में क्षमता है कि इसेंशियल पार्ट क्या है, नॉन इसेंशियल पार्ट क्या है, क्या आप उसके बीच में भेदभाव कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव, राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर पा रहे हैं, क्या आपने अच्छी तरह से पैसेज को समझा है कि नहीं, राइट। अब प्रेसी जो है ये इम्प्रूव कैसे करती है हमारी राइटिंग एबिलिटीज को, क्योंकि हम लॉजिकल मैनर पे सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में हमारी राइटिंग एबिलिटीज इंप्रूव होती है। हम लोग लर्न करते हैं कि किस तरह से हम कंसाइसली, इफेक्टिवली,
क्लियरली हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएं, कंसाइसली, इफेक्टिवली और क्लियरली, ताकि हम जिन जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो हैं वो भी हमें पता चले। इसके थ्रू हमारी राइटिंग एबिलिटीज प्रेसी को प्रैक्टिस करते हुए इंप्रूव हो जाती है। अब मेथड क्या रहना चाहिए? सबसे पहले तो आपको पैसेज को अच्छी तरह से रीड करना है। अगर आपने अच्छी तरह से पैसेज को नहीं समझा, वहीं पे ही आप रुक जाएंगे, क्योंकि आप प्रेसी के क्वेश्चन को फिर अच्छी तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब जब आपने पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा, उसके बाद पैसेज को पढ़ते पढ़ते आप दो चीजें फॉलो कर सकते हैं। या तो आप मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर सकते हैं या जॉट डाउन कर सकते हैं, और जो मेन पॉइंट्स नहीं है उनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। देन आप शुरू करते हैं अपना राइटिंग पार्ट। आप लिखना शुरू कर सकते हैं अपने ड्राफ्ट को, अपने प्रेसी को, और फाइनली आप अपनी प्रेसी को रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले आपने रीड करना है, राइट, फिर आपने राइट करना है, और अल्टीमेटली आपने अपने प्रेसी को रिव्यू करना है कि क्या आपने शब्द लिमिट में ही लिखा है, क्या आपने सारा कुछ जो पैसेज बोल रहा था वो सारी पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट कर लिए हैं कि नहीं। तो RWR मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर राइटिंग द प्रेसी, राइट। रीड अच्छी तरह से करना है, आपने केयरफुली रीड करना है। आप अंडरलाइन कर सकते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कोई भी की वर्ड है। ज़्यादातर ये रिकमेंडेशन रहती है कि आप सेम ऑर्डर में पॉइंट्स को कन्वे करें जिस ऑर्डर में आपके पैसेज में आया है, ये बेहतर अप्रोच रहती है। साथ ही साथ में जब आपकी रीडिंग हो जाती है, आप बार बार अपने आप से पूछिए कि मेन थीम क्या है, मेन टोन क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, मेन टोन क्या है। और साथ ही साथ में आप ये नोटिस कीजिएगा कि सिर्फ और सिर्फ प्रेसी का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ समरी दे रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट दे रहे हैं पैसेज का, और सिर्फ ये बिल्कुल बिल्कुल मत कीजिएगा, ये आपको बिल्कुल नेगेटिव देगा। कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आपका जो पैसेज दे रखा है उसमें से आप कभी भी कट कॉपी पेस्ट करके सेंटेंसेस नहीं लिखेंगे। ये समराइजेशन नहीं है, ये पैराफ्रेजिंग नहीं है, ये प्रेजी है। आपने कट शॉर्ट करना है, और जो चीज आपने समझी है उनको अपने ही शब्दों में लिखना जरूरी हो जाता है। ये आपको हमेशा अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में लिखना है, अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखना है। आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ये बहुत जरूरी रूल है, इसको प्लीज हमेशा माइंड में रखिएगा। साथ ही साथ में प्रेसी को क्या इंक्लूड करना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पैसेज के अंदर है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे जो फैक्ट्स हैं वो जरूरी हो जाते हैं। आपका जो पहला एग्जाम्पल होगा इस वीडियो के थ्रू जो हम देखेंगे, उसमें हम लोग सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक को भी ले रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं और किस तरह से आप लेके आ सकते हैं। साथ ही साथ में ओपिनियंस है, आइडियाज हैं, थॉट्स हैं जो ऑथर के, वो आपने इंक्लूड करने हैं। मेन आइडिया, जैसा कि हम लोगों ने कहा, आपका जो प्रेजी है वो जिस्ट ऑफ द पैसेज देना चाहिए। पैसेज क्या कन्वे करना चाह रहा है, पैसेज का मेन आइडिया क्या है, वो आपका प्रेसी कन्वे करना चाहिए, राइट। एब्सोल्यूट क्लैरिटी होना चाहिए इन योर वर्ड सिलेक्शन ऑल्सो, बिल्कुल एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ। कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, मेन आइडिया ऑफ द पैसेज ये आपने अच्छी तरह से कन्वे करना है। नॉन इसेंशियल जो चीजें हैं, जो चीजें बिल्कुल जरूरी नहीं है, उनको डिस्कार्ड कर देना है। क्लियर रहना है, कंसाइज रहना है और क्रिस्प रहना है। ये CQ बहुत जरूरी है, क्लियर, क्रिस्प एंड कंसाइज, राइट। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और ये इंपॉर्टेंट नोट भी याद रखिएगा कि थर्ड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में आपने अपनी प्रेसी लिखनी है, थर्ड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में। ओपिनियंस जो आपकी खुद की हैं उनको आप बिल्कुल एलिमिनेट कर दीजिए, बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है। आपने ऑब्जेक्टिव रहना है, आपके पर्सनल रिएक्शंस और रिमार्क्स जरूरी नहीं है, ऑथर के क्या ओपिनियंस है वो जरूरी है। जिस्ट ऑफ द ओरिजिनल पैसेज होना चाहिए, लॉजिकल सेंस बनाना चाहिए और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। ये चीजें जरूरी हो जाती हैं। तो ये चीजें आपको याद रखना है। जितना ज्यादा हो सके आपने ऑब्जेक्टिव रहना है, जितना ज्यादा हो सके आपने लॉजिकल सेंस फॉलो करना है, जितना ज्यादा हो सके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऑफ द ओरिजिनल पैसेज को लिखिएगा। अब रिव्यू स्टेज की अगर हम बात करें, जैसे कि हम लोगों ने कहा रीड कर लिया है, आपने अपना ड्राफ्ट बना लिया है, राइट कर दिया है। अब रिव्यू स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो प्लीज हमेशा याद रखिएगा कि आप अपने प्रेसी को रिव्यू कर रहे हैं। आप चेक कर रहे हैं कि आपने पूरा का पूरा जिस्ट कन्वे किया है कि नहीं। आप चेक कर रहे हैं कि आप कंसाइज थे, आप क्लियर थे कि नहीं, क्या आप क्रिस्प थे कि नहीं, आपका CQ अच्छे तरह से चल रहा है कि नहीं। साथ ही साथ में क्या आपने वर्ड लिमिट को अडहेयर किया कि नहीं, और आपने सारे के सारे
सारे जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो इंक्लूड करे कि नहीं, आपका जो ऑथर का मेन आइडिया था वो आपने इंक्लूड किया कि नहीं। तो आपने अच्छी तरह से सैनिटी चेक करना है कि ये सारी की सारी चीज़ें आपके उसके अंदर प्रेसी के अंदर आई है कि नहीं, बिकॉज ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब अगर हम प्रैक्टिस करते हैं एक दो एग्जाम्पल्स के थ्रू, देयर इज अ फेटल इम्बैलेंस, राइट। एक फेटल इम्बैलेंस है बिटवीन व्हाट मैन इज एंड व्हाट ही विशेस टू बी। एक तरह का डिवाइड है, एक तरह की बड़ी डिवाइड है कि मैन जो है और मैन क्या बनना चाहता है उसके बीच में। और ये डिस्कॉर्ड, ये जो डिस्कॉर्ड है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर अनरेस्ट। तो पहला ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिल गया है कि हम क्यों अनरेस्ट में होते हैं, हम क्यों देखते हैं कि हम एक तरह से बहुत ही ज़्यादा अनरेस्ट हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एक तरह से पेशेंट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जो हमें चाहिए, जो हम हैं और जो हमें बनना है उसकी वजह से अनरेस्ट क्रिएट हो जाता है। We talk like wise men but act like lunatics, like crazy people, right? हम लोग बोलते तो वाइज मैन की तरह है, अगर हम किसी से भी पूछने जाएं तो सबको पता होता है, तो बोलते तो हम वाइज मैन की तरह हैं लेकिन एक्ट हम lunatics की तरह करते हैं। We cannot prepare for war and at the same time for a world community। हम एक ही साथ में वॉर के लिए भी प्रेपरेशन और साथ ही साथ में वर्ल्ड कम्युनिटी और पीस के लिए भी प्रेपरेशन नहीं कर सकते, ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते हैं। We are tormented by inner uneasiness and pangs of consciousness, the restlessness, uneasiness, the warring sides of our nature require to be reconciled। ये मेन आइडिया आपको पता चल चुका है। तो अब अगर आप मेन पॉइंट जॉट डाउन कर रहे हैं, आपका मेन पॉइंट कैसे जॉट डाउन हो गया है, that we are tormented। तो यहाँ पर अगर हम प्रेसी लिखनी शुरू कर रहे हैं तो we are tormented because of the discord, we are tormented due to the discord between our aspirations and reality, discord between our aspirations and reality। However we need to reconcile this, however we need to reconcile दिस एस्पेक्ट। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम लोगों ने लिटरली जो चीज़ है वो एज इट इज़ बता दी है कि हम सारे वी ऑल, अगर आपको इसको और स्पेसिफिक बनाना है, क्योंकि हमारा हम लोगों ने क्या कहा था कंसाइज और स्पेसिफिक बनाना है, तो वी ऑल ह्यूमंस आर टॉर्मेंटेड बिकॉज ड्यू टू द डिस्कॉर्ड, क्योंकि एक डिस्कॉर्ड है बिटवीन जो हमारे एस्पिरेशंस है, जो हम चाहते हैं, और रियलिटी, लेकिन इसको हम लोगों ने रिकंसाइल करना है। तो यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने पैसेज को अच्छी तरह से प्रेसी को कट शॉर्ट कर दिया है। इफ वी आर टू डिफीट फ्रैट्रिसाइडल टेंडेंसीज इन अस, वी मस्ट ब्रेक आवर सेल्फ विल, द प्राइड ऑफ ईगोइज्म। मतलब जो सारी की सारी अगर हमें डिफीट करना है इन फ्रैट्रिसाइडल टेंडेंसीज को, तो हमें क्या करना है, हमें ब्रेक फ्री करना है, हमें अच्छी तरह से इंश्योर करना है कि वी आर ट्राइंग टू ब्रेक फ्री। So we need to defeat the fratricidal tendencies। fratricidal का मतलब होता है within a community, within a family। जो fratricidal tendencies हैं, if अगर हमें इन्हें defeat करना है, right, we must break our self will। हमें अपनी self will, pride जो है egoism में, which is widespread in all sides of our life, right। In man there is always an urge to self transcendence। transcend करना मतलब कि आप self transcend का मतलब होता है क्या, आप किसी और जगह पे चले गए हैं, ट्रांसेंड कर गए हैं, राइट, सेल्फ ट्रांसेंडेंस। बट अंटिल इट बिकम्स एब्सोल्यूट अनसेल्फिशनेस, नैरो लॉयल्टीज एंड डिस्ट्रक्टिव राइवलरीज विल प्रिवेल। द अनरेस्ट इन द वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनर डिसहार्मनी। ये कहना चाह रहा है कि वर्ल्ड में डिसहार्मनी इसलिए है, वर्ल्ड में अनरेस्ट इसलिए है बिकॉज हम अंदर से ही हम ज़्यादा से ज़्यादा डिसहार्मनी में है, हम लोगों में हार्मनी नहीं है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं, तो इस पैराग्राफ को अगर हम देखते हैं यहाँ से, the warring sides of our nature require to be reconciled, यहाँ तक हम लोगों ने उसका प्रेसी बना लिया है। if we are to defeat fratricidal tendencies we must break our self will, the pride of egoism which is widespread। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, अगर हम प्रेसी को लिख रहे हैं, अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं अपने सेकेंड पॉइंट को प्रेसी के बाद, our inner unrest, नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम कर रहे हैं, our inner unrest is a microcosm
of the unrest, the pervasive unrest, pervasive जो हर जगह पे है, the pervasive unrest इन द सोसाइटी। तो यहाँ पर हम लोगों ने जैसा पहले टाइम पे देखा था, पहले टाइम पे हम लोगों ने देखा था पहले पॉइंट को जब हम लोगों ने प्रेसी बनाया था, अब सेकंड पॉइंट को जब हम प्रेसी बना रहे हैं, आर इनर अनरेस्ट इज अ माइक्रोकॉस्म ऑफ द परवेसिव अनरेस्ट इन द सोसाइटी, राइट। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, अ पीपल आर सेव्ड नॉट बाय देयर मिलिटरी लीडर्स और इंडस्ट्रियल मैग्नेट्स और बाय देयर प्रीस्ट्स एंड पॉलिटिशियंस, बट बाय देयर सेंट्स ऑफ implacable integrity. Implacable is implacable integrity. Religion is the discipline by which we are helped to overcome the discord in our nature and integrate our personality. If we reflect on history of religious development, we will be surprised at the amount of intellectual ingenuity, inventiveness, creativity, passion and zeal spent on the task of defining the supreme, to which silence or poetry would seem to be the most appropriate response. Self-righteousness breeds fanaticism. None but fools are fanatics, are quite certain of their views of gods. With crusaders there are no arguing, right? तो यहाँ पर आप क्या कह रहे हो, that the saviors of the society are not, the saviors of the society are not military leaders but religion, right? The saviors of the society are not the marquee names जो बड़े names है, marquee names like military leaders and industrial magnates, but is religion, right? ये आपका पॉइंट हो गया। साथ ही साथ में आप बता सकते हैं इस पॉइंट को, क्योंकि ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, we need to ignore self righteousness because it causes fanaticism। तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो जाता है प्रेसी में, we need to ignore self righteousness because it breeds fanaticism, right? तो ये भी आपका प्रेसी में कन्वर्ट हो गया ये पैराग्राफ। आगे वाले को पैराग्राफ को बढ़ते हैं। Before God there is neither Greek nor barbarian, neither rich nor poor, neither master nor slave, they are all citizens of the commonwealth, members of one family। तो यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं under the eyes, इस पर्टिकुलर चीज को अगर हम पैराफ्रेज करते हैं, in the eyes of Lord Almighty, we are all the same. Almighty, we are all alike. We are all alike, right? We are all alike. A truly religious person cannot hold back but should lead. He cannot remain silent when he should speak up. He should not compromise when he should stand fast. Ethical values have relevance to social facts. Ethical values ज़रूरी हैं social facts के लिए, तो इसको भी आप incorporate कर सकते हैं अपने प्रेसी में। We must face up to the ugly facts of sin, pride and greed. Human nature is essentially good and it is opposed to tyranny, injustice and authoritarianism. ये भी एक crux है, ये एक important point है कि human nature by default is prone to goodness. Human nature by default is prone to goodness. Religion appeals to the hearts of men to root out fear, guilt, faith and force. The tradition of tolerance, not merely in a negative but in a positive sense, that is an appreciation of other faiths, has been with us for centuries. Tolerance is not apathy but it is conviction without condescension. Tolerance is not apathy but it is conviction without condescension, right? Tolerance जो है ये indifference नहीं है, लेकिन ये conviction है। condescension, condescend करना, किसी को आप नीचे दिखाना, right? is conviction without condescension. Aggressiveness is not an essential part of human nature. Combativeness can be replaced by meekness and gentleness. The cross indicates that love which suffers is more powerful than the force which inflicts sufferings. तो यहाँ पर आप कह रहे हैं, ये पूरा का पूरा पैसेज जो है ये ह्यूमन गुडनेस के बारे में बात कर रहा है। ये कह रहा है कि जब तक हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, हम सोसाइटी के अंदर जो अनरेस्ट है उसको इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर का जो अनरेस्ट है दैट इज माइक्रोकॉस्म। माइक्रोकॉस्म मतलब एक छोटा सिंबल है और जो बड़ा अनरेस्ट हो रहा है, राइट? तो इस तरह से आप पूरे के पूरे पैसेज को उसकी प्रेसी लिख सकते हैं।
एक अप्रोच ये रहती है प्रेसी में, या जब आप पढ़ रहे हैं तो साइमल्टेनियसली आप पॉइंट्स को लिख सकते हैं, या फिर एक और स्ट्रैटेजी रहती है कि आप एक गो थ्रू कर सकते हैं और फिर जो आपको समझ में आए आप उसका ओरिजिनल लिख सकते हैं। तो दोनों चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। बोथ आर गुड अप्रोचेस, राइट। एक और पैसेज को अगर हम देखते हैं और इस पैसेज के अंदर हम लोग दूसरी अप्रोच को अप्लाई करना शुरू करेंगे। और दूसरी अप्रोच क्या है कि आप पूरे पैसेज को पढ़ के फिर जो आपके माइंड में प्रेसी बन रही है आप उसको लिखते हैं, राइट। आफ्टर द फ्रैक्चर्ड वर्डिक्ट in Karnataka, the hastily concluded post-poll marriage of convenience between Congress and Janata Dal Secular, the Bharatiya Janata Party had the option of taking the high moral ground as a single largest party that was thwarted, जो कि कम कर दिया गया था, by the opportunistic politics of its rivals. Instead, the BJP chose to mud wrestle its way to power by pulling strings at the Raj Bhavan and trying to entice a newly elected members of other parties. The end result was predictable. The party had dirt all over and nothing to show for it. B.S. Yadurappa resigned rather than face a vote of confidence that he was sure to lose, but not before the BJP's brazen attempts to buy votes and support were exposed, right? तो अभी तक हमें पता चल चुका है, क्योंकि हम लोग सेकंड स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हैं कि हम पूरा पैसेज को पढ़ेंगे और उसके बाद प्रेसी लिखेंगे। सेकंड अप्रोच को देख रहे हैं। द बीजेपी टुक अ सीरियस डेंट to its image at the national level, and it was left without both power and the moral authority to attack the political opportunism of the Congress and the JDS, right? BJP took a serious dent at the image at national level and was left without power and moral authority, both power and moral authority to attack the political opportunism of the Congress and the Janata Dal Secular. Although parallels have been drawn to the BJP's Operation Lotus that engineered defections in 2008, the situation was different then. The BJP was only 3 short of a majority in a house with 6 independents. Many of them were eager to offer their support, and unlike now, no combination of parties that excluded the BJP could have commanded a majority. तो अब अगर हम आगे पढ़ने से पहले ही अगर पहले का देख रहे हैं और पहले बड़ी पैसेज का निकाल देते हैं तो हमें थोड़ा क्रक्स तो पता चल चुका है कि इलेक्शंस के बारे में बात कर रहा है। ये बात कर रहा है कि कर्नाटका इलेक्शंस के बारे में, और थोड़ा ऑफ कोर्स जो सेकंड अप्रोच है उसमें पूरा पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं। द डील क्लिंचर फॉर द कांग्रेस नाउ वाज इट्स रेडीनेस टू हैंड ओवर द पोस्ट of Chief Minister to the Janata Dal Secular, a course of action it did not contemplate in 2004 when it formed a post-poll coalition with the JDS. The Congress-JDS government did not last the full term then, and the JDS formed a short-lived government with the BJP's help. In the face of BJP juggernaut in the post-2014 phase, the Congress seems to have adopted a new pragmatism that recognizes the importance of smaller players. Some of this was seen in Gujarat, where the Congress accommodated different caste and identity groups in stitching together social coalition against the BJP. A social coalition. In Karnataka, it went one step further in the post-poll situation, allowing the JDS the leadership of the government despite winning more seats. Regional parties such as the Trinamool Congress have been suggesting that Congress vacate political space for parties best equipped to fight the BJP. A more pragmatic, more humble Congress is what they want at the head of an opposition alliance ahead of 2019, but for the same reason that the Congress found it easier to stitch together a post-poll understanding than a pre-poll alliance with the JDS, seat sharing will be difficult where there are 3-way contests. The BJP's misadventure in Karnataka may have brought the Congress and the JDS closer, right? But there is no blueprint for 2019. Pre-poll alliances are not made without the pain of defeat and hard knocks of reality. तो अब अगर हम सेकेंड अप्रोच को लगा रहे हैं कि पूरा पैसेज पढ़ के हम लोग थोड़ा बहुत अंडरलाइन करते हुए प्रेसी लिखते हैं, तो ऑफ कोर्स वी कैन टॉक अबाउट द फैक्ट दैट BJP has surely dented its reputation. BJP has surely dented its reputation
and has lost both power and has dented its reputation and has also lost power in the Karnataka fiasco. ठीक है, तो ये इस तरह से हम आगे बढ़ते बढ़ते वी कैन जस्ट स्टार्ट राइटिंग. वी कैन ऑल्सो इंक्लूड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि ये वाला पैसेज फैक्ट ड्रिवन था, तो वी कैन ऑल्सो इंक्लूड हाउ कांग्रेस हैज बिकम मोर pragmatic and also Congress has shown pragmatism. It has also been humble, क्योंकि इन लोगों ने जनता दल सेक्युलर को चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट दे दिया है, राइट. सो कांग्रेस has also become more humbler. However, one needs to ensure कि 2-3 जो facts हैं, that this scenario that the BJP followed was not imitating Lotus Operation Lotus, because the context was different. तो ये सारे के सारे जो facts points हैं, you can revisit. So the approach has to be that you're reading it completely, underlining while you read it, and then when you're constructing the summary एक ही गो में, तब आप सारे के सारे पॉइंट्स को लिख रहे हैं. तो 2 पैसेजेस के थ्रू हम लोगों ने 2 स्ट्रैटेजीज देखी. एक साइमल्टेनियसली आप प्रेसी में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, और एक पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आप एक अपनी ऑटोमेटिक प्रेसी बना रहे हैं, उसको रिव्यू कर रहे हैं और अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कर रहे हैं. तो दोनों अप्रोचेस यू कैन वर्क विद. कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है, ये ज्यादातर 15 मार्क का क्वेश्चन होता है. आपका जो पैसेज का ओरिजिनल लेंथ है उसका 1/3 होना चाहिए. आप प्लीज कॉपी पेस्ट मत किया कीजिए, और कभी कभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा. काफी बार देखा गया कि IAS मेंस के पेपर हो गए, CAPF के पेपर्स हो गए, तो उसमें वो लिख देते हैं कैटेगोरिकली कि आपको टाइटल सजेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है. तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा. कई बार प्रेसी में टाइटल देना होता है, कई बार नहीं देना होता है. जो सेंट्रल आइडिया है, अगर आपने टाइटल देना है तो जो सेंट्रल आइडिया बन रहा है आप उसके थ्रू टाइटल दीजिए. अपने खुद के शब्दों में लिखिए. जो अननेसेसरी डिटेल्स हैं उन सबको हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है अननेसेसरी डिटेल्स की. और ज़्यादातर ये बोला जाता है कि आप अपनी आखिरी जो 30 मिनट है उनमें आप प्रेसी को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. अब अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि इसका मतलब होता है समराइजिंग. जब भी आप एक पैसेज को पढ़ते हैं और आप उसको एक्सप्रेस करते हैं, जब आप इनकैप्सुलेट कर रहे हैं सारी की सारी डिटेल्स और थीम्स, तो वो आपकी एक प्रेसी बन जाता है. लेकिन ये पैराफ्रेजिंग नहीं है. प्रेसी जो है, आपको ये चीज समझनी है, प्रेसी पैराफ्रेजिंग नहीं है, पैराफ्रेजिंग नहीं है प्रेसी. तो ये चीज आपको याद रखनी है. और जो हम लोगों ने पहली अप्रोच देखी है ना, तो पहली अप्रोच में एक ड्रॉबैक क्या होता है कि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको लगता है कि ये पैराफ्रेजिंग है. नहीं, पैराफ्रेजिंग नहीं है. पैराफ्रेजिंग होता है कि आप उसको और आसान बना रहे हैं. प्रेसी का मतलब होता है आप कट शॉर्ट कर रहे हैं और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके आ रहे हैं. तो ये चीज आपको याद रखनी है, राइट. और ये भी चीज याद रखनी है, क्योंकि पैराफ्रेजिंग जो है वो ज्यादातर बड़ी हो जाती है पैसेज से और सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई होती है. प्रेसी जो है वो ज्यादातर छोटी होती है और आप खुद के अपने शब्दों में लिख के सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप लिख रहे होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पहली अप्रोच में करनी चाहिए. आपको पूरा ग्रास्प होना चाहिए कि वो पैसेज क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए आपको अंडरस्टैंड करना है पैसेज, जो कि जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपने पैसेज को अंडरस्टैंड नहीं किया तो आप उसकी प्रेसी नहीं लिख पाएंगे, राइट. आपको वर्ड लिमिट्स के अंदर अंदर रह के अपनी प्रेसी को बनाना शुरू करना पड़ेगा, और साथ ही साथ में आपको अपने सेंटेंसेस जितने ज्यादा हो सके क्रिस्प कंसाइज वे में लिखने हैं. ब्रेविटी आनी चाहिए, और साथ ही साथ में आप अपने मैटर को लॉजिकल ऑर्डर में पुट कर देखेंगे कि कैसे आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने स्कोर्स रिपोर्ट राइटिंग में. सबसे पहली चीज, रिपोर्ट होती क्या है. रिपोर्ट एक मेथोडोलॉजिकली वेल प्लान डॉक्यूमेंट होता है. इसमें आप प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप ऑब्जेक्टिवली बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ है, जो घटना घटित हुई है उसके बारे में बता रहे हैं. कोई अगर टॉपिक है जिसके ऊपर डिस्कशन चल रही है या कमिटीज फॉर्म हो रही हैं, अगर आप उनके बारे में बताते हैं तो आप उसे रिपोर्ट कहते हैं. तो इसमें मेथड आता है और ये वेल प्लान डॉक्यूमेंट होता है, जो कि आउटलाइन करता है और इवैल्यूएट करता है एक प्रॉब्लम को, एक सब्जेक्ट को. ये आपका रिपोर्ट होता है.
रिपोर्ट इंक्लूड क्या करता है, ये ज़्यादातर एक रिकॉर्ड हो गया जो इवेंट्स का, उसे इंक्लूड करता है। ये एक्सप्लेनेशन होता है कुछ ऐसी चीज़ों का, कुछ ऐसी घटनाओं का, इवेंट्स का या फैक्ट्स का जिनकी इम्प्लीकेशन होती हैं, जिनके कोई कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जिनके कुछ रैमिफिकेशंस होते हैं, ये उनको एक्सप्लेन भी करती हैं। साथ ही साथ में ये इवैल्यूएट करती हैं फैक्ट्स को, रिजल्ट्स को, रिसर्च को जो प्रेजेंट हो रहा है, डिस्कशन करते हैं ये कॉन्सिक्वेंसेस का, कंक्लूजन का या कोर्स ऑफ एक्शन का। साथ ही साथ में आपके कंक्लूजन्स और रेफरेंसेस आपको रिपोर्ट्स के थ्रू मिलते हैं। तो अगर रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, ये इंक्लूड करता है एक तो रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स, जो घटनाएं घटी गई हैं उनके इवेंट्स को रिकॉर्ड करना। ये एक्सप्लेन करता है इवेंट्स और फैक्ट्स को जिनकी इम्प्लीकेशन होती है, तो ये अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन देता है। साथ ही साथ में इवैल्यूएशन भी करता है, ये किसी तरह के फैक्ट्स का, रिजल्ट्स का, रिसर्च जो प्रेजेंट हो रही है उसका, और साथ ही साथ में डिस्कशन भी होती है। तो कंक्लूजन्स हो गए, रेफरेंसेस हो गए, ये सारी की सारी चीजें आपके रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड होती है। कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, रिपोर्ट राइटिंग हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है यूजुअली, कुछ कुछ बार प्रेजेंट टेंस आप प्रेफर करते हैं, और कई बार अगर आप कोई फ्यूचर का जो रेफरेंस है या फ्यूचर की कोई नीति गवर्नमेंट ने अप्लाई करी है उस रिपोर्ट से रिलेटेड, तो आप वो भी लिखते हैं, लेकिन यूजुअली ये पास्ट टेंस में लिखी जाती है। कभी भी आपने अपनी पर्सनल ओपिनियंस नहीं लेके आने हैं, अपने प्रेजुडिसेस नहीं लेके आने हैं, जितना ज्यादा हो सके उतना ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट को लिखना है, और सारे के सारे पर्सपेक्टिव्स को आपने इंक्लूड करना है। आप जितने हो सके उतने पर्सपेक्टिव्स को इंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ में आप इंसर्ट कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं। ये ज्यादा ऑथेंटिक बनाता है आपकी रिपोर्ट को, ये बताता है कि हाँ आपने रिसर्च कर रखी है और आप ऑथेंटिकली चीजों को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। रीसेंट स्टडीज हो गई, कमिटीज हो गई, रिपोर्ट्स हो गई, IMF की हो गई, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हो गई। जैसे अगर हम कह रहे हैं एक उदाहरण के तौर पे, अगर आप नक्सलवाद के ऊपर एक रिपोर्ट लिख रहे हैं तो आप ये भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग विल स्पेंड 15 करोड़ रुपीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर विंग। तो मतलब जितना हो सके अगर आप कोट करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी रिपोर्ट को ऑथेंटिसिटी मिलती है और उतना ही ज्यादा बेटर रहता है आपकी रिपोर्ट राइटिंग के लिए। साथ ही साथ में यू आर नॉट सपोज टू गिव योर ओन सजेशंस, आपको अपने ओपिनियंस नहीं देने हैं। आपने जो घटना घटी है उसके बारे में लिखना है, जो प्रोजेक्ट आए हैं उसके बारे में लिखना है, जो फैक्ट हुआ है उसके बारे में ऑब्जेक्टिवली अनबायस्डली लिखना है। अगर आपने कुछ ऐड करना है तो आप कैसे ऐड करेंगे रिपोर्ट में, ये जरूरी है। आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स की ओपिनियन में, एज पर दी ऑफिशियल्स का ये कहना है। जैसे कि अगर नक्सलिज्म पे हम कह रहे हैं as per the experts providing basic livelihood, proper security would ensure that this menace is tackled। आप इस menace को, आप इस बुराई को टैकल कर सकते हो अगर आप अच्छी तरह से सिक्योरिटी दे रहे हैं उन लोगों को, आप उनको अगर बेसिक खाना दे रहे हैं। तो ये इस तरह से आप अपने ये दो सेंटेंसेस, इन चीजों को क्या कहते हैं, इन चीजों को हम कहते हैं एपिथेट्स, मतलब ये फ्रेजेस होते हैं, ये सेंटेंसेस होते हैं। अगर आपने अपनी ओपिनियन डालनी है तो आप इनका यूज करेंगे, आप इनका प्रयोग करेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। रिपोर्ट राइटिंग का जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस ऑफ कोर्स कि आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, आपकी ऑडियंस कैसी है। देखिए आप रिपोर्ट लिखते हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हो सकती हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी रिपोर्ट्स लिखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बोल रहे हैं कि वर्ल्ड बुक फेयर दिल्ली में इसका आयोजन हुआ, तो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो आपकी रिपोर्ट लिखेगी कि इतने लोगों ने भाग लिया, इतने लोग आए, इतने लोगों का फुटफॉल रहा, तो वो भी रिपोर्ट है। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, क्या ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट पूछ रहा है, क्या ये जनरल रिपोर्ट पूछ रहा है, क्या ये किसी जो इवेंट हुआ है उसके बारे में रिपोर्ट पूछ रहा है। तो रिपोर्ट राइटिंग में ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपका एक प्लान होना चाहिए कि आप किस तरह से आपका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसकी बॉडी लिखेंगे, और साथ ही साथ में आप कंक्लूड कैसे करेंगे उस रिपोर्ट को। साथ ही साथ में इंफॉर्मेशन जो है आपने देनी है घटना के बारे में, ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए स्ट्रक्चर्ड वे में आपने फाइनली अपनी रिपोर्ट लिखनी है। तो ये ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट का बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है आपके रिपोर्ट राइटिंग प्रोसेस में कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या आप किसी घटना के बारे में बता रहे हैं, क्या आप किसी इवेंट के बारे में बता रहे हैं, क्या आप किसी कैंपेन के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं अपने रिपोर्ट के माध्यम से, क्या आप किसी तरह का डिस्कशन जो चल रहा है या किसी तरह का स्ट्राइक जो हो रही है उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको मद्देनजर रखनी है कि क्या ऑब्जेक्टिव है आपकी रिपोर्ट का।
रिपोर्ट यूजुअली जो है हमेशा C³ फॉलो करना चाहिए। रिपोर्ट जितना ज़्यादा हो सके क्लियरली आपने लिखनी है। क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके रिपोर्ट के अंदर क्लैरिटी आनी चाहिए। साथ ही साथ में रिपोर्ट क्रिस्प और कंसाइज होनी चाहिए। क्रिस्प और कंसाइज रिपोर्ट लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्लैरिटी होनी चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, टू द पॉइंट लिखना। आपने कोई अपनी पर्सपेक्टिव्स नहीं डालने हैं, कोई अपनी ओपिनियंस नहीं डालनी है। साथ ही साथ में रिपोर्ट का एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर होना चाहिए, वेल स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए और बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टोन आपने इस्तेमाल करनी है, करेक्ट ऑब्जेक्टिव टोन। कोई ओपिनियंस नहीं डालने हैं। अगर आप किसी के ओपिनियंस डाल रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स या एज पर द ओपिनियन ऑफ पीपल और एज पर द पोल्स दिस वाज विटनेस्ड। फाइन। अब अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं रिपोर्ट का, तो हमें ये और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी है, अगर हम कहते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के ऊपर आपने रिपोर्ट लिखनी है, तो आपने टॉपिक को डाल देना है। आप उसको सेंट्रल अलाइन कर सकते हैं टॉपिक को, और साथ ही साथ में ज्यादातर आप या तो लिख सकते हैं न्यूज़पेपर का कॉरेस्पॉन्डेंट, HT टाइम्स या फिर जो भी है, या फ्रीलांस कॉरेस्पॉन्डेंट। साथ ही साथ में जो क्षेत्र, प्लेस जहां से आप लिख रहे हैं, एंड डेट। ये एक आइडियल फॉर्मेट है, तो ये आप इसको फॉलो कर लीजिए। साथ ही साथ में कई बार आप देखेंगे आगे वाले आने फॉर्मेट्स में हम लोगों ने नाम भी लिखा हुआ है, क्योंकि अगर रिपोर्ट है और जैसे हम कह रहे हैं सरकारी कामों के लिए अगर कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं, कोई इवेंट हुआ है, या फिर कभी कभी न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में भी जो रिपोर्ट लिख रहे होते हैं, जो संवाददाता होते हैं, वो अपना नाम लिख देते हैं। Environmental pollution has assumed upsetting proportions. बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग हो गया एनवायरमेंटल पोल्यूशन, राइट, क्योंकि हम एक किसी चीज़ के बारे में विवरण कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो मेंटल माइंड फ्रेम बनना चाहिए कि आप एनवायरमेंट पोल्यूशन होता क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और कैसे लोगों को जागरूक करना अभी बहुत ज़रूरी है। आप उस तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, क्योंकि आपको वर्ड लिमिट भी अपने दिमाग में रखनी होगी, राइट। एनवायरमेंटल पोल्यूशन हैज़ अज्यूम्ड अपसेटिंग प्रोपोर्शंस, इट हैज़ रिजल्टेड इन सीरियस हेल्थ हैजर्ड्स, हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स कर देता है पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। और एयर और वाटर दोनों ही डेंजरसली पोल्यूटेड हो गई हैं। बोथ एयर एंड वाटर हैव बिकम डेंजरसली पोल्यूटेड। सॉलिड वेस्ट लाइक गार्बेज एंड जंक पोल्यूट द लैंड एंड स्मोक पोल्यूट्स द एयर एंड सीवेज पोल्यूट्स द वाटर। तो हम लोगों ने क्लियरली बता रहे हैं कि क्या क्या कैसे कैसे आपका पोल्यूशन आ रहा है, राइट। स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इम्पेशेंटली थ्रो देयर इंडस्ट्रियल एंड केमिकल वेस्ट्स इनटू द रिवर्स। जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपना वेस्ट थ्रो कर देती हैं इम्पल्सिवली, इम्पेशेंटली, राइट, बिना सोचे समझे। द सीवेजेस ऑफ, जो सीवेज है पूरा का पूरा मेट्रोपॉलिटन सिटीज आर बीइंग डंप्ड इनटू द रिवर्स। जो सारा कचरा है वो आप नदी के अंदर बहा रहे हैं, राइट। दिस हैज रिजल्टेड इन द हैपलेस स्प्रेडिंग ऑफ गैसियस एंड हार्मफुल केमिकल्स इन द एनवायरनमेंट व्हिच आर हार्मफुल फॉर द बायोस्फीयर। क्योंकि अगर हम नदी को बार बार पोल्यूट करते रहते हैं तो ऑब्वियसली नदी के अंदर जो क्रीचर्स रह रहे हैं उनको भी इम्पैक्ट होता है। दे आर ऑल्सो एडवर्सली इफेक्टेड, राइट। द पोल्यूटेड वाटर कॉजेज डेंजरस डिजीजेस लाइक कोलेरा एंड जॉन्डिस। कोलेरा एंड जॉन्डिस और अन्य प्रकार की, नाना प्रकार की डिजीजेस भी हो जाती हैं, एटसेट्रा, राइट। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू मेक द सिटीजन्स मोर कॉग्निसेंट, अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड द इल इफेक्ट्स ट्रिगर्ड, जो कि चलते हैं ड्यू टू द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। पीपल शुड बी एडवाइज्ड टू फॉलो इन्वायरमेंटली सेफ प्रैक्टिसेस लाइक मेकिंग पोल्यूशन चेक ऑफ व्हीकल्स मैंडेटरी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा स्ट्रक्चर क्या था। इंट्रोडक्शन के पोल्यूशन क्या क्या और कैसे कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, सेकेंड पोल्यूशन के इम्पैक्ट्स क्या है, इल इफेक्ट्स क्या है, और फाइनली आपको जनता को जागरूक करना पड़ेगा। तो आप अपना मेंटल ड्राफ्ट बना सकते हैं और उसे फॉलो कर सकते हैं। तो ये सिंपल एग्जाम्पल हो जाता है जहां पर हम लोगों ने वर्ड लिमिट को मद्देनजर रखते हुए, वर्ड लिमिट्स भी वेरी करती हैं। आइडियली 200 से देखा गया है 350 शब्दों तक आपका, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ना होगा, राइट। और क्रिस्प सेंटेंसेस में क्लियरली आपने रिपोर्ट लिखनी है। रिपोर्ट 2 का अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो रिपोर्ट ऑन डैमेज कॉज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी ड्यू टू रीसेंट फ्लड्स, राइट। इसके ऊपर अगर हम देख रहे हैं, ये भी आपके पुराने प्रीवियस ईयर्स के पेपर से ये टॉपिक लिया गया है। डैमेज कॉज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ रीसेंट फ्लड्स, राइट। तो अब
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर का नाम लिखने की जगह हम लोग जिसने लिखा है उसका नाम लिख के जो क्षेत्र का नाम है वो लिख रहे हैं। अन्य तो आमतौर पे आप डेट भी लिख सकते हैं, जैसे अगर आपने कोई भी डेट लिखनी है 25 मई, 26, 27 अगस्त, जो भी डेट है उस दिन पे आप वो डेट लिख सकते हैं साथ में, राइट। फ्लड्स आर एन एनुअल रिचुअल इन आवर कंट्री, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्योंकि डैमेज कॉज है, स्पेसिफिक टॉपिक है और इसीलिए हमारा जो रिपोर्ट का स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया है ये भी बहुत ही स्पेसिफिक नैरेशन है। जो घटना घटी है हम उसके बारे में एज इट इज बता रहे हैं और हम लोग डिटेल्स को उसी प्रकार से ऑर्गेनाइज करके लिख रहे हैं, राइट। फ्लड्स आर एन एनुअल रिचुअल इन आवर कंट्री इन 2010। ये एक एनुअल चीज बन गई है, हर साल होता है। 2010 में ये विटनेस किया गया था दैट देयर वाज अनयूजुअल रेन इन नेशनल कैपिटल एंड यमुना। ये जो आपके 2011 के एक पेपर से ले रखा है ये क्वेश्चन, राइट। तो इसलिए ये एग्जाम्पल हम लोगों ने 2010 वाला ले लिया है, राइट। यमुना रोज टू डेंजरस लेवल ऑल ऑफ अ सडन इन दैट वीक। द रेन कंटिन्यूड रिलेंटलेसली, बिना रुके, एंड hundreds of villages were evacuated. However, those who could not be shifted in time had to suffer ravages triggered by floods. On the night of XX September, 15 September maybe, thousands of houses in rural Delhi and Haryana got submerged in water. The carcasses, dead bodies of animals were floating on the river. The paramilitary forces evacuated hundreds of people. Paramilitary forces ने, so as it is आपका जैसा हुआ है कि फ्लड्स आया, ये एक ईयरली बन गया है, रिचुअल बन गया है, साथ ही साथ में ये रुका नहीं, इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई है। दिल्ली और हरियाणा में जो रूरल सेक्टर में लोग रह रहे थे उन लोगों को फेस करना पड़ा। Over 3 lakh people became shelterless and were shifted to improvised tents and huts. वो जो 3 लाख लोग थे जो फ्लड से आपातकालीन सिचुएशन से इम्पैक्ट हुए थे उनको they had been shifted, right? The crops worth over several crores of rupees was destroyed. Obviously अगर ये आपदा आई है, ड्राउट हो जाता है, फ्लड्स हो जाता है तो क्रॉप्स को एडवर्सली इफेक्ट करता है and thousands of residents were injured, right? और ये फ्लड क्यों कॉज हुआ था? It was caused because हरियाणा ने अपने फ्लड से बचने के लिए वो वाटर रिलीज कर दिया था और एनुअल थ्रेट ये पोज करता है that causes huge loss of life and cattle every year. Floods in Delhi due to release of flood water in Haryana is an annual threat and causes huge loss of life and cattle every year. तो ये स्पेसिफिक इवेंट्स हुआ कि फ्लड्स हुए हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। इस तरह से हम लोगों ने रिपोर्ट लिखी है कि कब फ्लड हुआ, कैसे कैसे चीज़ें हुई, किस तरह से इवैक्यूएशन प्रोसेस शुरू हुआ, फिर भी लोग जो एनिमल्स हैं उनकी मृत्यु हुई, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स हुई, 3 लाख लोगों को प्रॉब्लम्स हुई, क्रॉप्स भी डिस्ट्रॉय हो गए और साथ ही साथ में अब ये देखा गया है कि ये क्यों हुआ था फ्लड। ये इसलिए हुआ था बिकॉज वाटर जो था हरियाणा में वो भेज दिया गया था यमुना के थ्रू दिल्ली पर, राइट। अगर हम तीसरे रिपोर्ट का एग्जाम्पल देखते हैं तो अभी तक आप देख रहे हैं जब हम रिपोर्ट लिख रहे हैं कोई डिटेल हम इन्वेंट नहीं कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ आपकी कोई क्रिएटिविटी नहीं आ रही है, आपको फ्लारी लैंग्वेज नहीं लिखनी है। जो घटना घटी है आपको उसके बारे में ऑब्जेक्टिवली लिखना है और ऑफकोर्स आपको अपनी डिटेल्स इन्वेंट करनी पड़ेंगी, कुछ कुछ फैक्ट्स आपने इन्वेंट करनी पड़ेंगे, लेकिन इस तरह से लिखना चाहिए कि वो ऐसा लगे कि ऑथेंटिक रिपोर्ट है। तो आपको ये चीज एस्पेक्ट समझना पड़ेगा। अब अगर हम देखते हैं रिपोर्ट ऑन ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक, तो यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली 25 मई, हैवी व्हीकल स्ट्राइक हैज एडवर्सली इफेक्टेड द सप्लाई ऑफ नेसेसरी कमोडिटीज लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क एंड रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री। तो हम ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक के बारे में बता रहे हैं, किस तरह का ट्रांसपोर्ट का स्ट्राइक हुआ है, क्या ये ऊबर स्ट्राइक के बारे में हम बात कर रहे हैं? अगर ऊबर स्ट्राइक भी होता है तो हम उसी तरह से नॉर्मल ऊबर ओला स्ट्राइक हो रहा है ट्रांसपोर्ट में, या ऑटो स्ट्राइक हो रहा है, या बसेस ड्राइवर्स का स्ट्राइक हो रहा है, हम लोगों ने रिपोर्ट में ले लिया। फॉर एग्जांपल हैवी व्हीकल स्ट्राइक। हैवी व्हीकल स्ट्राइक मतलब आपके ट्रक्स हो गए, टेम्पोज हो गए, जो सारा का सारा आपका राशन है उनको सप्लाई करवाते हैं, इंटरसिटी सप्लाई करवाते हैं, उनकी हम लोग कह रहे हैं स्ट्राइक हो गई। देयर हैज बीन अ स्पर्ट ऑफ प्राइसेस, राइज ऑफ प्राइसेस ऑल ओवर द सिटी। द स्ट्राइक हैज एंटर्ड 8th डे, 8वें दिन में आ गया है, एंड इफेक्ट्स ऑफ द स्ट्राइक्स आर विजिबल इन एवरी सेक्टर। इवन द सप्लाई ऑफ मेडिसिन्स हैज नॉट बीन
been spared by the wholesale stockists despite the appeal of the government that essential services to the public should not be affected. All these pleas have gone unheard by the transporters, right? तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो घटना है उसका विवरण हो रहा है ऑब्जेक्टिवली अनबायस्ड वे में कि क्या हो रहा है, कैसे इन लोगों ने इफेक्ट कर दिया है. 8वें दिन में चला गया है, मेडिसिन के क्षेत्र भी जो है इससे इफेक्ट हुए हैं इवन दो गवर्नमेंट ने कहा है. द फिगर्स रिलीज्ड बाय द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी. तो इस तरह से आप ऑथेंटिसिटी देंगे. किसी भी कमिटी हो गई उसका अगर आप एग्जाम्पल दे देते हैं, अगर आप किसी भी फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने पहली स्लाइड्स में बोला था IMS, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नीति आयोग, किसी की भी अगर आप किसी की भी थ्योरी को ले रहे हैं तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं. अ दिल्ली गवर्नमेंट बॉडी मैनेजिंग द मंडीज शोज दैट द सप्लाई ऑफ वेजिटेबल्स एंड fruits to wholesale markets has remained largely constant and the wholesale prices have not gone up. ठीक है, तो यहाँ पर एक रिस्पाइट वाली चीज भी आप बता रहे हैं और आप एक पर्टिकुलर ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन को कोट कर रहे हैं अपनी रिपोर्ट को वैलिडिटी देने के लिए. The supply line has not been affected in Azadpur. The supplies continued pouring between midnight and 8 a.m. It is obvious that the strike has not affected supplies. Some tempos and light cart vehicles have come to the rescue of the people. The shortage is said to be artificial, created by wholesale dealers to take advantage of the situation. तो ये लोग कुछ लोग का कहा जा रहा है कि ये जो स्ट्राइक है ये ऑफ कोर्स ये होलसेल डीलर्स ने करवाई है. Even the supply of LPG cylinders has been maintained to Delhi and nearby towns with the help of trucks owned by companies. So ये बता रहा है कि सिचुएशन इतनी भी ज़्यादा गंभीर नहीं है. There is a panic among the consumers and hoarding of vegetables, food grains and other food products has contributed to the situation getting out of control. If the strike enters the second week, अगर 8वें पहले ही 8वें दिन में अगर और सेकेंड वीक में आ जाती है दोबारा से तो प्रॉब्लम हो सकती है. आजादपुर मंडी जो है will remain closed as a token of solidarity, एकता का प्रतीक, right, with the heavy vehicle community. The government is in no mood to decrease the prices of diesel. The state transport minister has appealed to the union government to view the demands of the community sympathetically. So far, the strike is peaceful. There is apprehension lest the unrest among the drivers and laborers should turn violent. So the government has taken every step to check the violence beforehand, right? तो इसमें आपने जो सिचुएशन है उसके बाद इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है, इसके बाद जो पैनिक क्रिएट हो गया है एंड फाइनली ये वायलेंट भी हो सकता है क्योंकि ये सेकेंड वीक में आ गया है. इस तरह का आपने अच्छी तरह से एक फ्लो ऑफ थॉट बना के अपनी रिपोर्ट को डिस्क्रिप्टिव बनाया है, ऑथेंटिक बनाया है, क्योंकि आपने एजेंसीज को कोट किया है. इस तरह से भी आप रिपोर्ट को लिख सकते हैं. तो आपने देखा कि अगर आप कोई ओपिनियन डालना चाहते हैं, अगर आप वैलिडिटी देना चाहते हैं तो आप किसी कमिटी को भी लेके आ सकते हैं अपने रिपोर्ट के अंदर. चौथी रिपोर्ट का अगर हम एग्जांपल देखते हैं, रिपोर्ट ऑन यूजीसी अलाउज ऑनलाइन डिग्री सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमास. तो ये एक एक्चुअल रिपोर्ट है, ये एक एक्चुअल न्यूज़पेपर का रिपोर्ट ले रखा है. जैसे अन्य 3 रिपोर्ट्स जो हैं वो हम लोगों ने बनाई हैं ताकि आपको पता चल पाए कि किस तरह से रिपोर्ट लिख सकते हैं, लेकिन ये जो है ये एक एक्चुअल रिपोर्ट है जो कि आपके न्यूज़पेपर से ली गई है, द हिंदू से. तो यूजीसी अलाउज ऑनलाइन डिग्री सर्टिफिकेट्स एंड diplomas, Hindu, New Delhi, 25th May, with the University Grants Commission approving the UGC Online Courses Regulation 2018 in its meeting on Thursday. Higher educational institutions can now offer certificate, diploma and degree programs in full-fledged online mode in line with their regular programs, right? तो ये बहुत बड़ा स्टेप है और इसके बारे में देखिए किस तरह से ऑब्जेक्टिवली बताया जा रहा है कि मीटिंग के बाद ये डिक्लेयर हो गया है that now they can offer certificate, diploma and degree programs in full-fledged online mode in line with their regular programs, right? An official release said only those disciplines in which qualifying institutions have already been offering the same or similar program courses at the undergraduate level in the regular mode classroom teaching or in open and distance learning mode approved by the statutory councils are as applicable and from which at least one batch has graduated are eligible. A minimum national assessment and accreditation council NAC, right, national
स्कोर ऑफ 3.26 ऑन 4-point स्केल इज रिक्वायर्ड। तो अगर ऑनलाइन जा रहे हैं तो इतना स्केल रिक्वायर्ड है, तो इन लोगों ने क्या किया है, फैक्ट्स भी स्टेट कर दिए हैं। हाउएवर ऑनलाइन प्रोग्राम्स रिक्वायरिंग प्रैक्टिकल लेबोरेटरी कोर्सेज एज अ करिकुलर रिक्वायरमेंट आर नॉट परमिटेड। जो प्रैक्टिकल है वो परमिट नहीं होंगे। द रिलीज सेड दैट द एग्जामिनेशंस वुड बी कंडक्टेड in proctored mode and in conformity with any norms for such examinations stipulated by the UGC, right? जो पुराने मोड में उसी तरह से एग्जाम्स हो रहे हैं। ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज shall necessarily have video lectures, e-content, self-assessment and discussion forums to clarify डाउट्स, राइट? तो ये आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिवली सारा कुछ डिस्क्राइब करा है कि क्या यूजीसी ने घोषणा की है, किस तरह से कौन कौन एलिजिबल होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में, और साथ ही साथ में ये बता रहे हैं कि क्या क्या इंक्लूड होगा इस पर्टिकुलर मेथड में, राइट? अब अगर हम देखते हैं, सम अप करते हैं, रिपोर्ट वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है एक राइटिंग प्रोसेस। ये स्किल रिक्वायर होता है, ऑफकोर्स रिसर्च आप जितना पढ़ेंगे या जितना दिखाएंगे कि आपने वेल रेड आंसर लिखा है उतना बेटर रहता है, और डिटेल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। फैक्ट्स, डिटेल्स, ऑब्जेक्टिविटी, अनबायस्ड लगना चाहिए आपका रिपोर्ट, ये बेहद जरूरी हो जाता है। यूजेस ऑफ रिपोर्ट क्या होते हैं, ये मैटर को एक्सप्लेन कर देता है, तभी क्रिएटिविटी की कम रूम रहती है, मतलब कोई आपको फैंसी ओपिनियंस नहीं लिखने हैं, लेकिन आपने क्या करना है, आपके पास जो डिटेल्स है उसको आपने वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, ऐसे फॉर्मेट में देना है जो ऑब्जेक्टिव लगे। मेन फोकस ये रहता है कि आप लोगों को एनलाइटन करना चाहते हैं, आप लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं, और देखा गया है कि प्राइमरी टूल ये मीडिया लोगों का रहता है टू पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट और टॉपिक, ज्यादातर देखा गया है। लेकिन रिपोर्ट राइटिंग अन्य क्षेत्रों में भी यूज होती है। मीडिया एक है, गवर्नमेंट में होती है, तभी आपके इतने सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये आई जाती है। अगर आप बात कर रहे हैं CAPF, IAS मेंस, अगर आप ऑफिसर बन जाते हैं तो आपको रिपोर्ट्स लिखनी होंगी ऑन दी एक्टिविटीज दैट योर डिपार्टमेंट हैज डन। अगर आप TGT PGT इंग्लिश टीचर के लिए दे रहे हैं तो आप जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, या SSC CGL बैंकिंग के क्षेत्र में देखा गया है या और चीज़ों में देखा गया है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी रिपोर्ट राइटिंग लिखी जाती है, कॉर्पोरेट एंड पोलिटिकल सेक्टर में भी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कई कई सेक्टर्स में जहाँ पर आपकी रिपोर्ट राइटिंग आती है, लेकिन आपको याद रखना है कि आपने ऑब्जेक्टिव, अनबायस्ड, स्पेसिफिक, क्लियर, क्रिस्प, कंसाइज रिपोर्ट लिखनी है, जो कि बिल्कुल बिल्कुल ऑब्जेक्टिव लगती है।